अपन शुरू कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? 2 रीज़न। एक, बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी है, 11th का बायो में भी है ना, तो ओवरऑल ओवरलैपिंग टॉपिक्स है, बहुत कुछ ओवरलैपिंग है, पहली बात। दूसरा, 2 क्वेश्चन कम से कम आएंगे, 2 क्वेश्चन इसमें से आने वाले, मे बी 3 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, बट 2 तो पक्का आएंगे, मतलब 8 वर्क है। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें फैक्चुअल है, बहुत सारी चीज़ें फैक्चुअल है, थोड़े बहुत रिएक्शन ज़्यादा नहीं है, स्ट्रक्चर्स हैं काफ़ी, फैक्चुअल चीज़ें बहुत है। फटाफट कंप्लीट करके इसमें से 8 मार्क पक्के कर लो पहले, ठीक है ना। चलो पहला देख लो क्या बोलता है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। ये एक्चुअली क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स का नहीं, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ का है, थोड़े बहुत ओवरलैप होते रहते हैं चैप्टर्स, ठीक है ना, पता है आपको ये। चलो पहला क्या बोलता है, स्टेटमेंट 1, एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग टू क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। एस्पिरिन पैरासीटामोल नार्कोटिक है कि नॉन नार्कोटिक है ना। और यहाँ पे देखो दूसरा स्टेटमेंट 2 क्या बोला है, मॉर्फिन एंड हेरोइन आर नॉन नार्कोटिक, चूज द करेक्ट एंड वट एवर, चूज करेक्ट आंसर फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। ये नीट 2021 में है। टेक्निकली ये जो क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ का है, बायोमोलिक्यूल्स में इसलिए डाला हुआ है बिकॉज उनका इफेक्ट, ड्रग्स एंड उनका इफेक्ट भी बायोमोलिक्यूल्स में टेक्निकली क्लासीफाई किया जा सकता है इफ़ यू वांट टू, ओके। अब ये देखो 4 नाम दिए, क्या क्या दिए नोट करो, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, मॉर्फिन, हेरोइन। इनके बारे में बहुत ही फंडामेंटल फैक्चुअल चीज़ क्या याद होनी चाहिए आपको कि एनाल्जेसिक्स, पहली बात क्या होते हैं, क्या होते हैं एनाल्जेसिक्स, बताओ एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं। एनाल्जेसिक्स होते हैं सिंपल भाषा में पेन किलर्स। क्या होते हैं एनाल्जेसिक्स? होते हैं पेन किलर्स, है ना, जिसको अपन नॉर्मल सिर दर्द, पेट दर्द, जॉइंट पेन की गोली होते हैं ना, वैसे। अब इसमें ना बेसिकली आपके पास 2 वैरायटी है, ठीक है, बेसिकली आपके पास 2 वैरायटी है। कौन सी? एक जो एडिक्टिव होती है, स्लीप इंड्यूसिंग होती है ना, और दूसरी होती है वो नॉन एडिक्टिव वैरायटी जो नॉन स्लीप इंड्यूसिंग। मैं ये स्लीप इंड्यूसिंग वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज द वर्ड नार्को कम्स फ्रॉम द वर्ड नार्कोलेप्सी और नार्कोस विच बेसिकली मीन्स पुटिंग यू इन अ स्टेट ऑफ स्लीप। तो नार्कोटिक ड्रग्स और नॉन नार्कोटिक ड्रग्स, समझ रहे हो, नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक। आप जब एस्पिरिन खाते हो, एस्पिरिन मतलब डिस्प्रिन, डिस्प्रिन उसका ट्रेड नेम है, एस्पिरिन उसका फार्मेकोलॉजिकल नाम है, यानी कि केमिस्ट्री में उसका नाम एस्पिरिन है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जो हमने इसमें भी देखा था, अगर आप याद करो, कोल्बीज रिएक्शन। मैंने राइमर टाइमन और कोल्बीज बोला था, फिनॉल में 2 नेम रिएक्शन है, राइमर टाइमन में सैलिसिल एल्डिहाइड बनता था और कोल्बीज में सैलिसिलिक एसिड बनता था, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं जो याद होने ही चाहिए हमको। नॉन नार्कोटिक में हमारे पास 2 मेजर एग्जाम्पल्स हैं, एक है एस्पिरिन और दूसरा है पैरासीटामोल, ठीक है, दूसरा है पैरासीटामोल। मैं आपको साथ में इनके ट्रेड नेम, जो कंपनी नाम है ना, वो भी लिख के देता हूँ, बिकॉज इंडिया में अपने को इनके कंपनी नेम्स ज़्यादा पॉपुलरली याद रहते हैं। कौन से कंपनी नेम? एस्पिरिन का डिस्प्रिन, हेडेक की गोली होती है ना, मालूम है ये वाली। पैरासीटामोल सबसे पॉपुलर कौन सी? क्रोसिन या डोलो, सबको मालूम है ना, ये वाइट वाली वो छोटी गोली, यस राइट। नार्कोटिक में 2 एग्जाम्पल है मेजर, मॉर्फिन और हेरोइन, और भी बहुत सारे हैं, कोडीन है, मॉर्फिन के और डेरिवेटिव्स हैं, बट मेनली आपके सिलेबस के हिसाब से बोले तो मॉर्फिन, हेरोइन क्या है, नार्कोटिक यानी एडिक्टिव है, स्लीप इंड्यूसिंग है, हेलुसिनेशन कॉज करते हैं। नॉन नार्कोटिक मतलब एडिक्टिव नहीं है, इनकी आदत नहीं पड़ती, ये लेने के बाद दर्द कम होता है लेकिन ज़्यादा ऐसे एडिक्शन नहीं होता, नींद जैसी स्टेट ज़्यादा नहीं आती। तो अब स्टेटमेंट को फिर से देखो क्या बोलता है, मॉर्फिन हेरोइन को नॉन नार्कोटिक बोला है, गलत। एस्पिरिन पैरासीटामोल को नार्कोटिक बोला, ये भी गलत, ऑपोजिट बोला उन्होंने, मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। समझ में आया क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद रखने हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी आएगा और इसमें भी आ सकता है। समझ आ गया? सिंपल है, मॉर्फिन एंड हेरोइन, ठीक है। एनसीईआरटी में मॉर्फिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एनसीईआरटी में मॉर्फिन का क्या दिया हुआ है? स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके एक बार प्रैक्टिस करना ज़रूर, मॉर्फिन का स्ट्रक्चर प्लीज़ ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना, आने के चांसेस है एग्जाम में, मॉर्फिन का स्ट्रक्चर आने के चांसेस है, ठीक है, ध्यान में रखना ही। अगला सवाल, ये तो मस्त क्वेश्चन है एकदम, बहुत बढ़िया, बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है। रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अलॉन्ग विद कार्बोहाइड्रेट्स C12H22O11, ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? C12H22O11, दिस इज नथिंग बट सुक्रोज,
केन शुगर, दिस इज सुक्रोज और केन शुगर, और या नॉर्मल शुगर दैट वी यूज है ना, टेबल शुगर, कॉमन शुगर। ना इसका आपके साथ किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये चीज़ मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार बोल चुका कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वन ऑफ द बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स है ना, वन ऑफ द बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या करेगा ये, डिहाइड्रेशन। अभी हमने अल्कोहल में भी देखा थोड़े टाइम पहले, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स है। ये क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस में से पूरा का पूरा पानी निकाल देता है। कौन सी पिक्चर का डायलॉग था वो, अक्षय कुमार का, अपने को क्या है, अपने को बस पानी निकालना है ना, कोई डायलॉग था ना, उसके ऊपर बड़े मीम बने थे। सल्फ्यूरिक एसिड वही है समझो, बॉस पिक्चर का था, या खिलाड़ी 786 समथिंग कोई तो था पिक्चर का डायलॉग, ठीक है वो देख लेना। बट मेनली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट या इनफैक्ट द बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली वो डिहाइड्रेशन करेगा। रिएक्शन कैसा दिखेगा बॉस, रिएक्शन बहुत ही सिंपल दिखेगा, CTlH22O11। इसको अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ डाल दोगे तो वो क्या करेगा, वो 12 कार्बन अलग कर देगा और 11 वाटर मॉलिक्यूल अलग कर देगा, 11 वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा। तो ये जो ये है कार्बन, ये बेसिकली हमने क्या किया, बेसिकली हमने शुगर को लेके उसको पूरा चारिंग कर दिया। चारिंग समझते हो, एकदम जला के खाक कर देना। साउथ इंडियन पिक्चर के टाइटल लगता है ना वो, है ना, पाप को जला के राख कर दूंगा, वैसा आता है ना कुछ पिक्चर सेट मैक्स पे, वैसा ये शुगर को जला के क्या कर देता है पूरा। जैसे कैरामलाइज करते हो आप, अगर शक्कर को आप पैन पे रख के जलाओगे तो क्या होगा, कैरामलाइज होती है शुगर, पता है ना, ब्राउनिश कलर की, डार्क ब्राउन कलर की, वो क्योंकि डिहाइड्रेट होने लगती है, वो तो सिर्फ हीटिंग से। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो एकदम काला हो जाएगा वो पूरा, है ना। तो उसको चारिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चारिंग, ठीक है। बेसिकली सिवियर डिहाइड्रेशन, कोई चीज़ इतनी जल जाए कि उसमें से पूरा पानी गायब हो जाए, ठीक है। तो आंसर क्या है, सीधा सीधा डिहाइड्रेशन, सल्फ्यूरिक एसिड विद कार्बोहाइड्रेट्स, डिहाइड्रेशन, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो तो 2021 में क्वेश्चन, 2020 में क्वेश्चन, मैंने कहा ना 2 क्वेश्चन आपके मिनिमम आप ज़रूरी है कि एक्सपेक्ट करना ही है, और डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बायो में भी काम आने वाला है। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज ऑस्टियोमेलेशिया, बहुत ही सिंपल डायरेक्ट आंसर, विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ऑस्टियोमेलेशिया होता है ना, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, है ना। इससे क्या होता है, रिकेट्स इन चिल्ड्रन, बच्चों में क्या होता है रिकेट्स, और बड़ों में क्या होता है ऑस्टियोमेलेशिया, ठीक है। वीकनिंग ऑफ बोन्स, बाउइंग ऑफ लेग्स, ये सारी चीज़ें होती है ना इसमें, ओके। ये बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सिम्टम्स को भी याद रखना है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ये भी लिख के रख लो, एक्स्ट्रा जो है वो लिख के रख लेना। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए से क्या होता है पता होना चाहिए, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, क्योंकि ए क्या है, रेटिनॉल ना, आपके रेटिना के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, आपके विजन के लिए काम आता है विटामिन ए, ठीक है। फिर आता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, और क्या क्या पूछा है, के। ये चारों फैट सॉल्युबल विटामिन थे, तो पता ही होगा, मैंने ये शॉर्टकट पढ़ाया था, कीड़ा, KEDA, कीड़ा इज फैट सॉल्युबल। इमेजिन करना कीड़ा है, आपने उसको फैट में डिसॉल्व कर दिया, कीड़ा इज फैट सॉल्युबल, है ना, इजी टू रिमेंबर, यस और नो। विटामिन के से क्या होता है, आपकी डेफिशिएंसी से आपको क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लॉटिंग टाइम आपका क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, हीमोफीलिया से मत सोचने लगना इसको, ये सिर्फ आपका विटामिन डेफिशिएंसी से। और लास्ट इज विटामिन ई, ये तो इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या होगा पेशेंट को हो जाएगी स्टेरिलिटी। क्या हो जाएगी, स्टेरिलिटी, स्पर्म और ओवम का प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं होगा। यहाँ पर आंसर क्या है, ऑस्टियोमेलेशिया, विटामिन डी। समझ में आया, इजी, फैक्चुअल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, अगला देखें क्या बोलता है, Which of the following statements is not true about glucose? Not true about glucose. Glucose अल्डोहेक्सोस है, 6 कार्बन का शुगर है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ना, CHO अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, 6 कार्बन का शुगर है। तो इसके लिए ये जो आपके क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर है,
वो आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज का, उससे ये सारे आंसर आपको बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाना सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो अच्छे से। ग्लूकोज में सबसे पहली बात आपके पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है CHO। फंक्शनल ग्रुप क्या है ग्लूकोज का, अल्डिहाइड। फ्रुक्टोज का क्या होता है, कीटोन। मैं दोनों लिख के दूं ताकि एकदम से क्लैरिटी आ जाए, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये पता होना ही चाहिए, इसमें मतलब ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं, ये तो पता होना ही चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ है ये। ग्लूकोज में क्या होता है, अल्डिहाइड। बाकी जो 6 कार्बन है वो मैंने कैसे लगाने हैं, वर्टिकल चेन में, ठीक है। फ्रुक्टोज में क्या होता है, अगेन मैं 6 कार्बन लगा रहा हूँ वर्टिकल चेन में। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, कीटोन, नॉन टर्मिनल। एल्डिहाइड टर्मिनल था, कीटोन नॉन टर्मिनल था, ठीक है। लास्ट में आप क्या लगाओगे, प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप यानी कि CH2OH। तो कीटोन में आपको दोनों साइड लगाना पड़ेगा, टर्मिनल पे प्राइमरी अल्कोहल। अब बचा क्या, अब जो बचा उसको क्या कर दो, HOH ऑल्टरनेट लगा दो, OH H OH H OH H। अब लास्ट में मैं यहाँ पे OH इधर लगा रहा हूँ, ठीक है। अब वो D ग्लूकोज, L ग्लूकोज ये तो पता होना चाहिए, नहीं पता तो आगे के क्वेश्चंस में रिवाइज करेंगे, टेंशन मत लो। पहले यहाँ पर फंडे को समझ लो अच्छे से, OH H OH, पहले सिर्फ स्ट्रक्चर समझो, फिर D और L समझना, ठीक है। इसको मैंने बॉक्स किया है क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। बट स्ट्रक्चर ओवरऑल समझ में आया। अब चेक करो क्या क्या है ऑप्शंस। क्या ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, हाँ। क्या 6 कार्बन है, यस, तो अल्डोहेक्सोस तो है वो। नॉट ट्रू पूछा है, फ्री के 4 मार्क दे रहा है वो। 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाँ गिनो ना, 1 2 3 4 और 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये भी ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर है, यस, ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर भी होता है, ठीक है। और अल्डोपेंटोज है क्या, नहीं भाई, अल्डोहेक्सोस है, अभी तो किया ऑप्शन ए में अल्डोहेक्सोस बताया ना। 5 कार्बन थोड़ी है, 6 कार्बन है बॉस, तो आंसर क्या है, डी, सिंपल। इससे इजी हो सकता है क्वेश्चन, सोचो, शर्म की बात है ये पूछना पड़ रहा है, बट फ्री के 4 मार्क है, ले लो। समझ आया क्या, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे, सिंपल, ग्लूकोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, फ्रुक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप, बाकी फंडे ओवरऑल सेम। अच्छा, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, दैट इज C6H12O6। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये दोनों आपस में आइसोमर है, हाँ। कैसे आइसोमर है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो कैसे आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर है एक दूसरे के। कैसे है, दोनों एक दूसरे के, ग्लूकोज फ्रुक्टोज फंक्शनल आइसोमर है। तो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे अमाइनो एसिड लर्न करने पड़ेंगे, कौन से बेसिक हैं, कौन से एसिडिक हैं, कौन से न्यूट्रल हैं, कितने टोटल अमाइनो एसिड है, सारी चीज़ें अभी बताता हूँ, वापस रिवाइज करो फटाफट, ठीक है। पहली बात क्या पूछा उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अमाइनो एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा आंसर पहले लर्न करो, क्या है बेसिक अमाइनो एसिड, कौन से आपके यहाँ पर है, लाइसिन। बेसिक अमाइनो एसिड इज यहाँ पर लाइसिन। अब ज़रा थोड़ा सा फंडा समझना, हमारे पास टोटल अमाइनो एसिड्स कितने हैं, टोटल अमाइनो एसिड्स कितने बताओ, केमिस्ट्री की बुक में दिया हुआ है 20, बायो की बुक में दिया हुआ है 21, सिलिनोसिस्टीन भी दिया 21st वाला, वो सिस्टीन का डेरिवेटिव, बट मान के चलो 20 है। अब इन 20 अमाइनो एसिड में से हमारे पास मोटा मोटी अगर मैं बोलूँ 10 जो है वो एसेंशियल होते हैं और 10 क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल। यस, 10 आर एसेंशियल एंड 10 आर एसेंशियल, 10 आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ये एक कैटेगरी हुई बेस्ड ऑन देयर नीड इन योर डाइट, है ना। जो एसेंशियल है वो आपको डाइट में खाने ज़रूरी हैं, जो नॉन एसेंशियल है वो डाइट में खाने ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी में सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में बन जाते हैं, ठीक है। दूसरा एक तरीका है हाउ टू क्लासीफाई इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, उसमें एक एरोमेटिक रिंग वाला एक अलग भी आता है, बट एकदम बेसिक अगर मैं आपको फंडामेंटल तरीका बताऊँ तो ये 3 आप मान लो तो भी बहुत है। उसमें से एसिडिक और बेसिक वाले आपको याद करने ही पड़ेंगे। क्या शॉर्टकट क्या दिया था, याद करो एसेंशियल का, AV हिल MPTT, थियरी में किया हुआ है हमने, है ना। AV हिल MPTT, राइट। 10 एसेंशियल ये थे,
है ना, आपका वैलिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, लूसीन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, ये सारे, ठीक है, 10 एसेंशियल के हमने ऑलरेडी नाम लिखे हुए हैं, AV हिल MPTT, इजी वे टू रिमेंबर भी मैंने आपको दे दिया, ठीक है। ये हुआ आपका एसेंशियल नॉन एसेंशियल वाला क्लास। मैं आपकी बात कर रहा हूँ एसिडिक बेसिक न्यूट्रल। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल ना, ठीक है। तो एसिडिक वाले दो आप याद कर लो, पहले तो एस्पार्टिक एसिड, क्या, एस्पार्टिक एसिड, और दूसरा ग्लूटामिक एसिड। ये दो आपके कौन से एसिडिक अमाइनो एसिड्स, दो एटलीस्ट जो आपके सिलेबस के लिए रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है क्या, क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे इजीली याद रखोगे? उनके नाम में ही एसिड है बॉस, उनके नाम में ही एसिड है, यानी कि इनकी साइड चेन जो है वो कैसी होती है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड से डिराइव्ड होती है। समझ में आया? बेसिक वाले में क्या होगा, इनकी साइड चेन बेस से डिराइव्ड होगी। लाइसिन, आर्जिनिन, कौन सी, लाइसिन। मैं सिर्फ वो एग्जांपल लिखवा रहा हूँ जो रेलेवेंट है और आपको पूछे जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। बेसिक में आप दो याद कर लेना, लाइसिन, आर्जिनिन। एसिडिक में दो याद कर लेना, एस्पार्टिक और ग्लूटामिक। सिंपल, ठीक है। अब आंसर बता दो, यहाँ पे आ गया सीधा सीधा, बेसिक अमाइनो एसिड क्या आ गया, लाइसिन, खत्म। बाकी बचे सारे न्यूट्रल, ऐसे याद कर लो, खत्म। सिंपल इनफ, स्ट्रेट फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड, बोलो हाँ या ना, ठीक है। रिवीजन के हिसाब से आप अभी घुस घुस के एक एक रट्टा मारते मत बैठो, 20 अमाइनो एसिड करने में 1 घंटा वेस्ट मत करो। जितना बता रहा हूँ उतनी ही इन्फॉर्मेशन याद रखो, उतना ही आपको डायरेक्ट आंसर MCQs लिखने में काम आएगा, ठीक है। चलो, सो दैट इज योर नेक्स्ट। अब बताओ नॉन एसेंशियल बता दो। देखो अभी तुरंत ही आया ना, सीधा इस सिमिलर टॉपिक्स के क्वेश्चन आपको पता चलेंगे कि इसमें से आता है। देखो 2020 में उसने क्या पूछा, बेसिक अमाइनो एसिड। यहाँ पर क्या पूछ लिया है, नॉन एसेंशियल। देख लो क्या पूछा है, नॉन एसेंशियल। मैंने क्या बताया, एसेंशियल वाले कौन से थे, AV हिल MPTT, है ना। उसमें A क्या था, पहला वाला AV हिल MPTT में A क्या है, अभी बोला ना मैंने, कहाँ गया, या आर्जिनिन। लिख के ले लो, AV हिल MPTT, ठीक है। आर्जिनिन, वैलिन। बायो में वैलिन किधर दिया हुआ है, बायो में वैलिन दिया है ना, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे दिया वैलिन, याद करो। सिकल सेल अनीमिया का कॉज है ना वैलिन का सब्स्टिट्यूशन। 6th पोजीशन, ग्लूटामिक एसिड और वैलिन का स्विचिंग, सिकल सेल अनीमिया, याद करो। हिस्टिडीन, आइसोलूसिन, लूसीन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन एंड थ्रियोनिन। तो आंसर क्या आ गया, क्या लूसीन, लाइसिन और वैलिन सब है इसमें? लूसीन, लाइसिन, वैलिन है, यस। द ओनली वन दैट इज नॉट देयर इज एलेनिन, सो दैट इज नॉन एसेंशियल। खत्म, इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलो अगला देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म अ ज्विटर आयन। स्टार मार्क करना इस क्वेश्चन को, ज्विटर आयन। अच्छा एक और चीज़ नोट करना, एक और चीज़ कॉमन सेंस यूज़ करके नोट करना, आपको समझेगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई हैं। अगर 2019 में उसने आपको नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड पूछ लिया, 2020 में उसने आपसे बेसिक अमाइनो एसिड पूछ लिया, 2021 में उसने कोई अमाइनो एसिड का क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो क्या ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि 2022 में आपसे वो या तो एसिडिक अमाइनो एसिड या न्यूट्रल अमाइनो एसिड के बारे में पूछेगा? ये बहुत हाई चांसेस है। थोड़ा सा बुद्धि वापरो तो प्रिडिक्ट कर पाओगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? यस, तो वो पढ़ के जाना है, सीधी बात है बॉस, ठीक है। ज्विटर आयन का फंडा समझना,
फंडा ऑफ ज्विटर आयन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस है ज्विटर आयन की। जैसे कंगना रनावत ऑन ट्विटर और अमाइनो एसिड में ज्विटर, बहुत है तेज चीज़ है एकदम, समझे। तो ज्विटर आयन का क्या है फंडा, जरा देखना। फंडा ये है ज्विटर आयन का कि इट इज एन आयोनिक फॉर्म ऑफ एन अमाइनो एसिड वेयर टू ऑपोजिट पोल्स आर एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम। क्या हो रहा है यहाँ पर, टू ऑपोजिट पोल्स आर एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम। मतलब समझते हैं जरा, आपके पास एक अमाइनो एसिड है, मान लो NH2 COOH R और H, ये अमाइनो एसिड है मान लो, ठीक है। अगर दोनों साइड आप H लगाना चाहते हैं तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप दोनों साइड H भी लगाना चाहते हैं तो भी ओके होता। अमाइनो एसिड से मतलब है, अमाइनो एसिड से मतलब है, समझ में आ रहा है, सिंपल इनफ टू अंडरस्टैंड। अब ये आपका एसिड ग्रुप है, एसिड ग्रुप क्या देता है H+। अब बोलोगे सर एसिड ग्रुप क्या देगा, H+ देगा भाई, ठीक है। तो ये CO- हो गया, बोलो हाँ या ना। और ये जो H+ देगा एसिड ग्रुप, वो इस नाइट्रोजन के पास जाएगा, बुकानंगा नाइट्रोजन के पास जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन मांगने के लिए। ये तो बचपन से पढ़ रहे हो, अभी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, यस और नो। तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे देगा उस हाइड्रोजन को, चेक करो, देखो यहाँ से ये हाइड्रोजन H+ गया, इस नाइट्रोजन के पास गया, इससे लोन पेयर ले लिया, तो ये NH3 हो गया और इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज मिला। तो ये एक आयन तैयार हुआ, यस और नो, जिसमें एक माइनस चार्ज था, एक प्लस चार्ज था, बोलो समझ में आया। यानी इस अमाइनो एसिड से एक ऐसा आयोनिक फॉर्म तैयार हुआ जहां पर एक मॉलिक्यूल के अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल था और एक नेगेटिव टर्मिनल था। ऐसे आयोनिक फॉर्म को हम कहते हैं ज्विटर आयन। क्या कहते हैं, ज्विटर आयन। यानी कि ये ओरिजिनली आपका अमाइनो एसिड था जिससे प्रोटीन बनता है, और ये उस अमाइनो एसिड का ज्विटर आयन फॉर्म था, ज्विटर आयोनिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। समझ में आया क्या, बोलो हाँ या ना। ज्विटर आयोनिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। अब आपको सिर्फ इतना जानना है और इतना जानने की ज़रूरत है कि इसमें से कौन सा वाला अमाइनो एसिड है। नाम से ही पता चल रहा है, द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड दैट इज ग्लाइसिन। सिंपल। तो ग्लाइसिन क्या करेगा, जो अमाइनो एसिड है वो ज्विटर आयन बनाएगा। सिंपल, समझ में आया क्या, एकदम इजी, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। क्या है ज्विटर आयन, आयोनिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड है। क्लियर, ओके। अगला सवाल देखते हैं। हाँ, ये अच्छा इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा इसमें ध्यान देके अच्छे से सॉल्विंग करनी पड़ेगी, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो पढ़ो। क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, पूछ रहा है द डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन इज। द डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन इज। तो ये चीज़ अगेन थियरी में जो है हमने लिखी थी शॉर्ट में, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और अपने को आंसर कहाँ पे क्या फंडे से डिराइव करना है वो समझ में आ जाएगा। अपने पास कार्बोहाइड्रेट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स के अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, है ना, पॉलीसैकेराइड्स में, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल था स्टार्च। क्या था, स्टार्च, है ना। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था ना, पॉलीसैकेराइड था, यस और नो। स्टार्च क्या था, पॉलीसैकेराइड था। अब ये स्टार्च एक्चुअली दो कंपोनेंट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, दो कंपोनेंट से। कौन से दो कंपोनेंट से बना हुआ है ये, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। किससे, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च के अंदर दो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा, ये स्टार्च ओवरऑल ग्लूकोज से ही बनता है। ओवरऑल किससे बनता है ये, इट्स अ पॉलीमर ऑफ पॉलीसैकेराइड ऑफ व्हाट, ग्लूकोज। बट वो ग्लूकोज की अरेंजमेंट दो अलग अलग तरीके की है। एक टाइप की अरेंजमेंट को हम अमाइलोज कहते हैं, एक टाइप की अरेंजमेंट को हम अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। समझ आ रहा है क्या, यस। इसीलिए अमाइलोज स्टार्च के ब्रेकडाउन के लिए बायोलॉजी में आप डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पढ़ते हो, बायो में 11th का जो टॉपिक है उसमें क्या पढ़ते हो, सलाइवा में क्या है, एंजाइम कौन सा है, सलाइवरी अमाइलेज। क्यों, अमाइलोज को ब्रेक डाउन करने के लिए। फिर पैनक्रियास में भी वही है ना, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, फिर से वही स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए।
30% आपके मुंह में ब्रेक डाउन हो जाता है, बाकी का 70% कहाँ होता है, जो भी मतलब मेजॉरिटी पोर्शन जो है आपका इंटेस्टाइन में ब्रेक होता है, पैंक्रियाटिक जूस आता है तब। खैर, तो अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन क्या है ये दोनों, जरा इनके बारे में भी समझते हैं। अमाइलोज जो है वो अनब्रांच्ड कंपोनेंट है, स्टार्च का क्या है बोलो, आपका अनब्रांच्ड फॉर्म है, और अमाइलोपेक्टिन उसी का ब्रांच्ड फॉर्म है। ठीक है, सिंपल, ये भी बात समझ में आ गई। मेजर आपका अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का फंडा आपको ये समझना है कि अमाइलोज जो है वो क्या बोलते हैं, ब्रांच्ड अनब्रांच्ड है, और अमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच्ड है। अच्छा, अमाइलोज में आपके पास मेनली C1 to C4 लिंकेज होता है। क्या होता है, C1 to C4 लिंकेज, यानी कि दो अलग अलग यूनिट्स है ना ग्लूकोज के, दो अलग अलग यूनिट्स हैं ग्लूकोज के, तो एक यूनिट का कार्बन नंबर 1 सामने वाले यूनिट के कार्बन नंबर कार्बन नंबर 4 से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, ड्रॉ करके भी बता देता हूं, सॉरी। मान लो ये हेक्सागोनल जो शेप मैंने बनाया, सॉरी गेटिंग हिकअप्स, मान लो ये हेक्सागोनल शेप जो मैंने बनाया ये ग्लूकोज के साइक्लिक फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दूसरा ग्लूकोज है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसा आपने नंबरिंग कर दिया। यहाँ पे तो ऑक्सीजन होगा जो भी है, फिर यहाँ पर आपका 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग हुआ, तो 1 और 4 के बीच में बॉन्ड है, समझे। C1 ऑफ दिस एंड C4 ऑफ दिस, दे आर गेटिंग जॉइंट, इसको बोलते हैं C1 C4 लिंकेज। समझ में आया क्या, अमाइलोज में 1 to 4 अल्फा लिंकेज होता है, 1 to 4 अल्फा लिंकेज। कैसा होता है, 1 to 4 अल्फा लिंकेज, है ना। और क्योंकि इसमें अल्फा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज अल्फा और बीटा 2 होता है ना, इसमें कैसे टाइप के होते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, अल्फा वाले, तो C1 to C4 अल्फा लिंकेज। और यही अगर आप अमाइलोपेक्टिन को देख लोगे तो अल्फा उसमें सब में अल्फा ही होते हैं, बट अमाइलोपेक्टिन में आपके C1 C4 और C1 C6 दोनों बॉन्ड्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें, C1 C4 एंड C1 C6, मतलब कहीं कहीं पे 1 to 4 का बॉन्डिंग होगा, फर्स्ट कार्बन टू फोर्थ कार्बन, और कहीं कहीं पे फर्स्ट कार्बन टू सिक्स्थ कार्बन का बॉन्ड होगा। समझ में आया क्या, यस, ये याद रखना है, ये सिंपल है, बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन दिया मैंने आपको। स्टार्च में अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज अनब्रांच्ड अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड, अमाइलोज में 1 to 4, अमाइलोपेक्टिन में क्योंकि ब्रांचिंग है तो थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइप के बॉन्ड्स दिखेंगे, 1/4 तो दिखेगा, 1/6 भी दिखेगा। अब आंसर बता दो, डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन इज, क्या ऑप्शन ए सही है क्या, बताओ। अमाइलोपेक्टिन में 1/4 एंड 1/6 है, लेकिन 1/6 बीटा थोड़ी है, वो भी तो अल्फा ही है, ठीक है, तो ये तो रॉन्ग है। अमाइलोज है 1/4 एंड 1/6, नहीं भाई, अमाइलोज में सिर्फ 1/4 होता है, ये भी रॉन्ग है। अमाइलोपेक्टिन है 1/4 अल्फा एंड 1/6 अल्फा, यस दैट इज ट्रू। अमाइलोपेक्टिन में 1/4 अल्फा भी होते हैं और 1/6 अल्फा भी होते हैं, है ना, यहाँ पे लिखा है ना मैंने, 1/4 भी है 1/6 भी है, इजी सिंपल एनफ टू अंडरस्टैंड। समझ में आया क्या। ग्लूकोज गैलेक्टोज तो है ही नहीं ना, ग्लूकोज गैलेक्टोज से ये नहीं बनता, अमाइलोज नहीं बनता, ठीक है, मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज से बनता है। इज दैट क्लियर। अमाइलोपेक्टिन में 1/4 1/6 लिंकेज, सिंपल, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट, ठीक है। ये इस तरह से सिर्फ लिखना ताकि रिवाइज हो जाए, इतना ही लिखना और इतना ही समझना। नेक्स्ट देखें क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगेन बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट फैक्चुअल। इस चैप्टर में फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा आर्यभट्टा और आइंस्टाइन नहीं बनना इसमें, ठीक है। जितने बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन हैं डायरेक्टली समझते अच्छी बात है, ठीक है। मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि समझाऊँ, अगर एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो जो नहीं भी समझ में आए तो लर्निंग इज़ फाइन एट दिस स्टेज, लर्न एंड रिमेंबर, ठीक है। क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इंसुलिन शुगर लेवल को मेंटेन करता है, यस, दुनिया को पता है यार। इंसुलिन क्या है, अगर इंसुलिन सही नहीं हुआ तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगी ना, तो इंसुलिन शुगर लेवल को मेंटेन करता है, यस। अब ये नहीं पता तो फिर तो गोचू ही हो, ऐसा तो है नहीं ना, गोचू तो नहीं हो, आपको पता ही है ये इंसुलिन क्या है, शुगर लेवल को मेंटेन करता है, यस। एल्ब्यूमिन इज अ सिंपल फूड रिजर्व, एल्ब्यूमिन होता है एग वाइट में, यस। ओवैल्ब्यूमिन
बेसिकली सीरम एल्ब्यूमिन का ही एक वैरायटी है। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है, एग वाइट्स में प्रोटीन्स होते हैं, यस कौन से एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स, ठीक है। ब्लड प्रोटीन्स दैट आर थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन आर इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग, यस हम लोग बायोलॉजी में ये सारी चीज़ें पढ़ते ही हैं। 13 कोएगुलेशन फैक्टर्स होते हैं ना हमारे पास, 13 कोएगुलेशन फैक्टर्स सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। और लास्ट वाला डीनेचरेशन मेक्स प्रोटीन्स मोर एक्टिव, नहीं भैया, डीनेचरेशन मेक्स द प्रोटीन्स इनएक्टिव। डीनेचरेशन क्या होता है? डीनेचरेशन इज कोलैप्स ऑफ द denaturation is collapse of the entire structure of protein except the primary structure. Collapse of structure of protein मतलब सेकेंडरी टर्शरी जितने भी स्ट्रक्चर है ना सब कोलैप्स हो गए एक्सेप्ट इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर को छोड़ के बाकी सब कुछ क्या हो गया? बाकी सब कुछ क्या हो गया? कोलैप्स हो गया। और कोलैप्स हुआ इसलिए प्रोटीन्स एक्टिव होंगे कि इनएक्टिव? ऑफ कोर्स इनएक्टिव होंगे बॉस। डीनेचरेशन मतलब जैसे आप अगर दूध ले लो, दूध में प्रोटीन होता है, उसमें एक ड्रॉप अगर नींबू का रस गिर जाए तो दूध फट जाता है, पनीर हो जाता है वो, है ना। तो बेसिकली डीनेचरेशन हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा कोलैप्स हो रहा है। या बहुत ज़्यादा हीटिंग करने का दूध की रबड़ी बन जाती है ना, तो वो भी होता है। ओके ये वाला बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन, ये तो आपको आंख बंद करके आना चाहिए, नींद में से उठा के पूछेगा तो भी आना चाहिए। प्रोटीन के मॉलिक्यूल में अमीनो एसिड्स का लिंकेज कैसा होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बीटा ग्लाइकोसाइडिक, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक, ये तो कार्बोहाइड्रेट्स में दिखता है बॉस। डेटिव मतलब ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो आंसर क्या है? ऑफकोर्स प्रोटीन्स आर नथिंग बट, प्रोटीन्स को कैसे डिफाइन करते हैं हम? पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चेन, यस। तो आंसर क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन्स के अंदर क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। कैसा दिखता है पेप्टाइड बॉन्ड? आपका एक ग्रुप का NH2 है और सामने वाले का एक का NH2 है, समझो आपका ऐसा है ना, COH, ये अमाइनो एसिड है, ध्यान देना, ठीक है। NH2 को मैंने ऐसे बनाया, क्यों बनाया समझ में आएगा अभी। सामने HOOC, C, इधर जो भी लिखने का वो लिखो। ये क्या हुआ यहाँ पर? देखो H2O निकल गया, क्या बना? N और O का बॉन्ड, मतलब NC डबल बॉन्ड O, N और C का बॉन्ड बना ना, NC डबल बॉन्ड O। ये जो बॉन्ड बना ये क्या है? आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। क्या है ये? पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर? सिंपल। तो ये अगर ऐसा आपको रिजल्ट भी लिखना है इसका तो आप लिख सकते हो। आपके पास NC डबल बॉन्ड O, NHC डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड बना, इसको आप बोलते हो पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हो? ये आगे पॉलीमर्स में अपने को नाइलॉन में भी सिमिलर देखने मिलता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। तो नाइलॉन को बेसिकली मैं ऐसा बोलूँ कि वो एक टाइप का प्रोटीन ही है टेक्निकली, हाँ, है ना, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अगला देखें क्या बोलता है। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग RNA। पूरा बायो का पेपर है यार, पूरा बायो है। बायो केमिस्ट्री है किधर, इसमें पूरा बायो है। नीट ऑब्वियसली नीट लेवल पे पूछ रहा है और पूरा बायोलॉजी पूछेगा ना, वो सीधी बात है कि नहीं। केमिस्ट्री ज़्यादा है नहीं, इसमें पूरा बायो है। चलो तो फटाफट सॉल्व करो। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग RNA एंड DNA क्या है? RNA में राइबोस है, DNA में 2-डीऑक्सी राइबोस है। क्या ये बात सही है? हाँ ये तो सही बात है, तो हमारा आंसर ही आ गया सीधा, है ना। RNA में राइबोस होता है और DNA में सेकेंड पोजीशन पे एक ऑक्सीजन कम वाला डीऑक्सी राइबोस होता है। शुगर ही अलग अलग है ना RNA और DNA के। तो DNA में क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस, जिसमें से सेकेंड नंबर पे एक ऑक्सीजन मिसिंग है, सेकेंड कार्बन पे एक ऑक्सीजन मिसिंग है, इसलिए 2-डीऑक्सी राइबोस। RNA में क्या होता है? राइबोस होता है, सीधी बात है, ठीक है। अराबिनोस गलत, 2-डीऑक्सी राइबोस RNA का, ये भी गलत, अराबिनोस वापस गलत। तो ये सब बाकी सारे रॉन्ग है, ऑप्शन ए करेक्ट है। डायरेक्ट फैक्चुअल है, इसमें कुछ और समझाने जैसा समझा के मैं आपकी इंसल्ट कर रहा हूँ, ऐसा हो गया यार। इतने तो आप स्मार्ट हो ही ना, पता है आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर? बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर?
आपके सिलेबस के हिसाब से जरा आपको इसकी रेलेवेंस समझा देता हूँ। पहली बात, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग तो समझते हो गए, बोलो हाँ या ना। रिड्यूसिंग समझते हो, जो सामने वाले को रिड्यूस करे, है ना। रिड्यूसिंग शुगर आपके सिलेबस में इज्जत से बताऊं सारे हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज जितने भी है ना, सारे रिड्यूसिंग है, ठीक है। डाइसैकेराइड्स में लैक्टोज, माल्टोज, ये भी सारे रिड्यूसिंग है। द ओनली वन दैट इज एक्चुअली नॉन रिड्यूसिंग इज सुक्रोज। द ओनली वन दैट इज नॉन रिड्यूसिंग इज रिमेंबर, आपके सिलेबस के हिसाब से, मैं ये नहीं बोल रहा दैट इज द ओनली डाइसैकेराइड, मैं बोल रहा आपके सिलेबस में, नीट लेवल के सिलेबस में, एनसीईआरटी लेवल की जो चीज़ें दी हुई उसमें आपको क्लैरिटी के साथ ये जिंदगी में याद रख लेना है कि सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है। और कैसे याद रखना वो भी उसका भी ट्रिक बताता हूँ, हाउ टू रिमेंबर। LMS मैंने ऐसे याद कराया है, याद है, LMS है ना, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है ना, LMS ऐसे बोला है ना, LMS। लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, क्या क्या है, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, है ना। दी ओनली वन जिसकी स्पेलिंग में यहाँ पे आर आता है, आर है, देखो पूरे स्पेलिंग में आर कहीं है नहीं, तो ये रिड्यूसिंग शुगर है। मैं ऐसा ट्रिक बताया याद करने के लिए। माल्टोज में कहीं पे आर है नहीं, तो ये रिड्यूसिंग शुगर है। यहाँ पर देखो आर आया ना, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, खत्म। समझे क्या? इजी वे टू रिमेंबर। दी ओनली डाइसैकेराइड, ध्यान से सुनना, दी ओनली डाइसैकेराइड। आप बोलोगे ना, ये आर्ग्यूमेंट मत लेके आना कि भाई आर सर यहाँ पे भी तो आर है, ये मोनोसैकेराइड है। बस आपके पूरे सिलेबस में 3 ही डाइसैकेराइड एग्जाम्पल है, 3 गिन के, वो 3 में से एक ही नॉन रिड्यूसिंग है। हाउ टू रिमेंबर इजीली, सुक्रोज की स्पेलिंग में आर आता है तो वो नॉन रिड्यूसिंग है, उल्टा याद रखना, खत्म, इजी। समझ में आ गया? नॉन रिड्यूसिंग दैट इज सुक्रोज। यस, ओके, अगला देखें क्या बोलता है। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर क्या है? सेंट्रल डॉगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बायोलॉजी की बुक में दिया हुआ है। किसने दिया था सेंट्रल डॉगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस? ये तो बायोलॉजी का भी एमसीक्यू क्वेश्चन है नीट में। किसने दिया था? सेंट्रल डॉगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक वाले, जो वॉटसन एंड क्रिक थे ना, जिन्होंने डीएनए का मॉडल दिया था, उन्होंने तो फिर सेंट्रल डॉगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी दिया हुआ है। मेरे भैया मिले इनसे, फ्रांसिस क्रिक से मिल चुके हैं। सोचो, मतलब जिस आदमी ने डीएनए बताया था उससे मिलने का मौका मिले लाइफ में, इससे बड़ा क्या होगा। क्या बोला था उन्होंने सेंट्रल डॉगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में? डीएनए क्या बनाता है? एमआरएनए। यस, एमआरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन। इस प्रोसेस को उन्होंने क्या, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, मतलब मैं मेरी बायोलॉजी की भी पूरी ये निकल रही है अभी, ठीक है, बायोलॉजी की भड़ास निकल रही है मेरी, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट है, आपका फ़ायदा ही हो जाएगा, थोड़ी बहुत बायो भी रिवाइज हो ही जाएगी, है ना, इसी बहाने। अगर याद नहीं है तो ये रिवाइज हो जाएगी। ट्रांसक्रिप्शन बोला था इसको, याद है? क्या बोला था? ट्रांसक्रिप्शन। और इसको क्या बोला था? ट्रांसलेशन, है ना। आंसर आ गया। क्या है? डीएनए, आरएनए और आरएनए टू प्रोटीन्स। सिंपल है। इनफैक्ट एनसीईआरटी में अगर आप वो लाइन वो आप चैप्टर खोलोगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला, वो चैप्टर आप खोलोगे तो उसमें बाकायदा ये लाइन लिखी हुई है कि डीएनए टू एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन होती है। ये फ्रांसिस क्रिक ने बताया था। ये सभी ऑर्गेनिजम्स में होती है एक्सेप्ट इन सम वायरसेस वेयर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस। जो एचआईवी और एड्स में हो, जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस में होती है, एचआईवी वायरस में ना, एड्स के वायरस में, उधर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज काम करता है। याद आ रहा है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो चैप्टर में वहाँ काम आएगा। यहाँ पे क्या पूछा उसने? सेंट्रल डॉगमा ऑफ जेनेटिक्स
says that information flows from DNA to mRNA, mRNA to protein. सिंपल. अगर ये फिर भी याद नहीं रह रहा तो इसका सबसे आसान तरीका बताता हूँ. मैं आपको यहाँ पे लिखवाता हूँ जो भी चीज़, तो वो आपका DNA समझ लो. आप उससे अपने खुद के नोट्स बनाते हो तो वो mRNA है, और फाइनली आपको एग्जाम में उसका रिजल्ट जो भी मिलेगा, जो आप लिख के आओगे, तो वो प्रोटीन हो गया. आप यहाँ से अपने नोट्स बना रहे हो, वहाँ से कुछ और लिख रहे हो एग्जाम में, है ना. तो कॉपी 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 ऐसा हो रहा है. तो DNA से RNA, RNA से प्रोटीन. सिंपल, ये फंडा है. अगला देखो, करेक्ट करस्पॉन्डिंग ऑर्डर ऑफ नेम्स ऑफ द 4 अल्डोसिस विद कॉन्फ़िगरेशन गिवन बिलो. बहुत अच्छा सवाल. ये बाकायदा टेस्ट करेगा कि आपको बेसिक्स कितने आते हैं इस चैप्टर के. स्टार मार्क कर लेना इसको, ठीक है. पहली बात तो 4 अल्डोसिस दिए. क्या दिए? 4 अल्डोसिस. कौन से अल्डोसिस बोले तो क्या फंक्शनल ग्रुप है सब में भाई? सब में फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड, ठीक है. अब उन्होंने 4 अल्डोज आपको दिए हैं. ज़रा ध्यान से उन चारों अल्डोसिस को देखना. ये रहा अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है. और 1 2 मतलब कि ये कार्बन 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 और ये चौथा, मतलब चारों अल्डो टेट्रोज ही दिए हैं. चारों क्या दिए हैं? अल्डो टेट्रोज. क्या दिए? चारों अल्डो टेट्रोज. पहली बात, ठीक है. अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको फंडामेंटल आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ेगी. फंडामेंटल आइडियाज़ क्या है ज़रा देखना. फंडा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है. अगर सुनना ध्यान से, अगर लास्ट कायरल कार्बन पे, किस पे? लास्ट कायरल कार्बन. व्हाट इज कायरल कार्बन? असिमेट्रिक कार्बन. आखिरी कायरल कार्बन पे OH ऑन राइट रहेगा. OH ऑन राइट तो उसको बोलना D. अगर OH ऑन लेफ्ट रहेगा तो उसको बोलना L. इजी इनफ टू अंडरस्टैंड. आखिरी कायरल कार्बन को चेक करना. क्या करना? क्या करना? ऑन द लास्ट कायरल कार्बन, आखिरी कायरल कार्बन को चेक करना. उस पे OH ग्रुप अगर आपको दाईं तरफ, राइट साइड दिखे, दाईं तरफ D, दायां राइट, लेफ्ट L. इजी. दाईं तरफ दिखे तो बोलना D, लेफ्ट साइड दिखे तो बोलना L. थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके मुझे बताना. वो लोग ने ऐसा दिया है मेरे हिसाब से, या ऐसा दिया है. ये यार ये तो बड़ा कंफ्यूज कर दिया इन्होंने. नंबरिंग भी नहीं डाली. नंबर 1 2 3 4 डालना चाहिए था ना इन्होंने. चलो ठीक है, कोई नहीं, चेक करते हैं, पता चल जाएगा. ओके. अब यहाँ पे ध्यान से देखो. ये रहा तुम्हारा लास्ट कायरल, है ना, जिसको मैंने बॉक्स किया था ना ग्लूकोज फ्रुक्टोज में. समझ जाओगी, ठीक है. तो यहाँ देखो OH राइट साइड है, तो ये कैसा है? D. यहाँ पे OH राइट साइड है, कैसा है? D. यहाँ पर लास्ट वाले में OH कहाँ है? लेफ्ट साइड, कैसा है? ये L. और यहाँ पर लेफ्ट साइड है तो क्या है? L. तो ये तो क्लियर हो गया, है ना. एरिथ्रोज, थ्रियोज, ये 2 फॉर्म है अल्डोसिस के. 4 कार्बन का अल्डिहाइड वाला जो शुगर होता है उसके 2 फॉर्म होते हैं, एरिथ्रोज और थ्रियोज. क्या होते हैं? एरिथ्रोज और थ्रियोज. थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन, एरिथ्रो कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा अपन बोलते हैं उसको, ठीक है ना. अभी उन्होंने नंबरिंग कैसे करी है मेरे को समझ नहीं आ रहा है. मेरे को एक बार चेक करने दो. तो उन्होंने नंबरिंग ऐसे करी हुई है, मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ. इसको उन्होंने बोला 1, इसको बोला 2, इसको बोला 3, इसको बोला 4. मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ, मान लो अज्यूम कर रहा हूँ. तो DDLL. अब DDLL में भी अगर आप देखो, ये DDLL है, ये भी DDLL है. तो A और C तो रॉन्ग हो गए, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है. अब एरिथ्रोज और थ्रियोज. तो एरिथ्रोज और थ्रियोज इसी आपको तरीका बता देता हूँ याद करने का. जब दोनों सेम साइड होते हैं, दोनों क्या होते हैं? सेम साइड, तो बोलना एरिथ्रोज. ऑपोजिट साइड हो गए तो बोलना थ्रियोज. तो इससे तो आपने जज कर लिया कैपिटल D, और ये दोनों ऑपोजिट साइड है उससे बता दिया थ्रियोज, है ना. इससे आपने जज कर लिया कैपिटल D, और ये दोनों सेम साइड थे तो बोल दिया एरिथ्रोज. तो D एरिथ्रोज, D थ्रियोज, यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन B. सिंपल, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. बट अगेन सी, इफ यू डोंट हैव द इंफॉर्मेशन, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, अगर आपको ये पता ही नहीं तो क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड? फिर तो ये डिफिकल्ट है ना. तो पता क्या करना है? पता 2 चीज़ें करनी. क्या 2 चीज़ें क्या पता करनी है बोलो? पहला क्या कि सेम साइड होता है तो बोथ OH सेम साइड, एरिथ्रोस.
है ना, और बोथ OH ऑपोजिट साइड्स, क्या हुआ, 3Os, है ना। और बाकी तो आपको पता ही चल गया कि कायरल कार्बन से आप राइट D और L फॉर्म जज कर लोगे तो आंसर आ गया, खत्म, सिंपल, है ना। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ट्रिक भी चाहिए, ट्रिक भी बता देता हूँ। देखो ई में दोनों सेम साइड जाते हैं, तो सेम साइड, ये ई में डंडी, ये ऐसा है ना, इसकी डंडी इस तरफ सेम साइड बना रहा हूँ ना मैं, तो ऐसे याद रख लेना एरिथ्रोस में। और 3Os में कैसा है कि ऐसे बनाया तो दोनों साइड ऑपोजिट है ना, एक आधा इधर जा रहा है आधा इधर जा रहा है ना, बीच में काट के बना दिया, तो ऐसे याद कर लेना। मतलब फालतू तरीके हैं बट इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर। ओके, सो देन दैट वाज अल्डोसिस, 4 अल्डोसिस का पहचानने का क्वेश्चन था। ओके, अगला सवाल देखें क्या बोलता है। डी ग्लूकोज प्लस मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, कैपिटल डी मतलब वही, कैपिटल डी मतलब डी फॉर्म है ना, यानी OH ग्रुप राइट साइड पे था। इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल अमाइन एंड यील्ड्स एन ऑक्साइम, द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑक्साइम वुड बी, ये तो इजी है, ये एल्डिहाइड कीटोन का भी रिएक्शन है। तो अच्छा, ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, अपने को मालूम है। तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो वो सारे एल्डिहाइड के रिएक्शंस भी तो देगा ना। और एल्डिहाइड में हमने क्या देखा था कि भाई वो अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्ट करता है कि नहीं। ये CHO तुम्हारा, ये ग्लूकोज है, स्ट्रक्चर बनाना सीख लो। वर्टिकल चेन ऑफ हाउ मेनी कार्बन्स, 6, लास्ट में क्या लिखा आया, CH2OH। डी बोला है कि L बोला है, ग्लूकोज कौन सा है चेक करो, डी बोला है, मतलब सेकंड लास्ट कार्बन पे OH कहाँ बनाओ, राइट या लेफ्ट, सेकंड लास्ट कार्बन पे मैं OH बनाऊंगा राइट साइड पे। देखो कितनी इजी हो जाता है ना ये फिर पूरा फंडा, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है, ये OH H H OH OH H, ये करेक्ट स्ट्रक्चर है। मतलब मैंने राइट से बनाना शुरू किया, OH 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 ऐसा ऑल्टरनेट है ना, राइट लेफ्ट। और सेकंड लास्ट वाला मैंने कैसे डिसाइड किया, D या L से डिसाइड किया। यहाँ पर ये गधापना मुझे नहीं चाहिए, क्या ये वाली गधापना नहीं चाहिए, राइट लेफ्ट फिर राइट फिर ये वाला मैं लेफ्ट बना दूंगा, नहीं भैया, ये लास्ट वाला कैसे डिसाइड होगा, D या L से डिसाइड होगा, रैंडमली नहीं बना सकते। बाकी सब आपको शुरू करना है और ऑल्टरनेट साइड बनाना है। समझ में आया, पेज में गया, यस। अब ये ग्लूकोज ने किसके साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोक्सिल अमाइन, नाम से ही पता चलता है, अमाइन है NH2, हाइड्रोक्सिल है यानी OH, हाइड्रोक्सिल अमाइन, इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल रिएक्शन। क्या हुआ, H2O निकल गया। ये कल ही किया था हमने एल्डिहाइड कीटोन में, याद करो, सिमिलर टाइप का रिएक्शन किया था ना एल्डिहाइड कीटोन में, वेरी सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन वी डिड। क्या किया मैंने यहाँ पर, मैं निकाल दिया, ठीक है। क्या बनेगा बताओ, बोलोगे सर CH डबल बॉन्ड NOH, ये ऑक्साइम है, क्या ये, इस कंपाउंड का नाम क्या है, ऑक्साइम। बाकी सब कुछ क्या है, एज इट इज रहेगा, बोलो हाँ या ना। बाकी सबको कुछ चेंज करना है क्या, बिल्कुल भी नहीं। देखो मैंने कॉपी पेस्ट ही मार दिया सीधा, सेम टू सेम। अब इसको कंपेयर कर लो, कौन सा स्ट्रक्चर आपका सही बैठ रहा है बताओ, आ जाएगा, चेक करो, देखो आंसर आ जाएगा। सिर्फ आप OH को चेक कर लोगे, आंसर आ जाएगा। देयर इज ऑप्शन डी, सिंपल। क्यों, कहाँ गलतियां हैं देखो, ए क्यों गलत है, राइट लेफ्ट फिर वापस लेफ्ट, रॉन्ग। बी क्यों गलत है, लेफ्ट से चालू किया, रॉन्ग। सी क्यों गलत है, लेफ्ट से चालू किया, रॉन्ग। डी क्यों सही है, राइट राइट, और फिर ये वाला डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, करेक्ट आंसर। बढ़िया, क्वेश्चन समझ में आया, रिएक्शन समझ में आया, पूरा डिटेल में लिख के दिया अच्छे से। अगला देखें क्या बोलते हैं, Which of the following hormones is produced, easy, under the condition of stress। नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रेस में तुम्हारी बॉडी क्या रिलीज करती है, एक ही चीज है, स्ट्रेस हार्मोन। क्या नाम है इसका, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, क्या, फाइट फ्लाइट, एक्चुअली
फाइट फ्लाइट फ्राइट रिस्पॉन्स, ठीक है। मतलब या तो जैसे बेसिकली व्हेन यू आर फ्राइटेंड, जब आप डर जाते हो तो आपके पास दो चॉइस देता है आपको नेचर, या तो लड़ो या भाग जाओ। फ्लाइट मतलब उड़ के मत जाओ, चिड़िया नहीं बनना है। फ्लाइट मतलब भाग जाओ, दौड़ के भागो, ठीक है। फ्राइट फ्लाइट फ्राइट, इसको 3F हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3F सिस्टम, ठीक है। एड्रेनलिन, इसका जुड़वा भाई दूसरा नॉर एड्रेनलिन, है ना। एस्ट्राडायल क्या है ये तो पता है, एस्ट्राडायल एक कॉन्ट्रासेप्टिव में यूज़ हो जाता है। इंसुलिन क्या है बॉस? आपका ये ब्लड शुगर मेंटेनेंस के लिए। बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से सिक्रीट होता है। थायरॉक्सिन, थायरॉयड ग्लैंड, T4, थायरॉक्सिन इज T4। तो आंसर इज ऑब्वियसली क्या? एड्रेनलिन। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजेन का ब्रेकडाउन। ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोजेन का ब्रेकडाउन। Which one of the following sets of monosaccharides forms sucrose? ओहो, नाइस क्वेश्चन अगेन। इसका भी मैंने आपको ट्रिक, सेम ट्रिक बताया हुआ है, ध्यान से देखना। LMS, जैसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है पता है ना? LMS आजकल जो ऑनलाइन आप पढ़ते हो जैसे चीज़ों को, जैसे आपके बाइजू ऐप है या कोई और है ना, अनअकैडमी ऐप या जो भी वेदांतु ऐप या जो भी ऐप है, ये सब किस में क्लासीफाई किए जाते हैं? इनको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो मैंने LMS ऐसे याद करने बोला था। L से क्या था? लैक्टोज। 3 ही डाइसैकेराइड है आपके सिलेबस में, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ठीक है। अभी ऐसे याद करा देता हूँ, देखो 2 सेकंड में ना, मतलब टेंशन ही खत्म। रिवाइज करने का भी जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा। सब में ग्लूकोज रहेगा, बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? सब में क्या रहेगा? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के साथ में क्या है, बस उसके ऊपर पूरा का पूरा गेम है। लैक्टोज में गैलेक्टोज, लैक्टोज में ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज, इजी टू रिमेंबर। माल्टोज में ग्लूकोज ग्लूकोज, और फ्रुक्टोज में, सुक्रोज में ग्लूकोज फ्रुक्टोज, इजी टू रिमेंबर, एकदम बढ़िया। ये तीनों डाइसैकेराइड हैं और क्या क्या है उनमें? ग्लूकोज गैलेक्टोज, ग्लूकोज ग्लूकोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज। अब अल्फा बीटा का फंडा देख लेते हैं ज़रा। क्या देख लेते हैं पहले ज़रा? आपके पास अल्फा बीटा, तो आपके पास देखो लैक्टोज में आपके पास अल्फा ग्लूकोज अल्फा गैलेक्टोज होता है, माल्टोज में बीटा ग्लूकोज होता है, और सुक्रोज में अल्फा और बीटा। देखो अल्फा अल्फा, बीटा बीटा, अल्फा बीटा। छोटा मिस्टेक किया, बीटा बीटा, और ये पहले वाले में दोनों बीटा हैं, दूसरे वाले में दोनों अल्फा। बीटा बीटा, अल्फा अल्फा और अल्फा बीटा, ठीक है। बाकी फंडे पूरे क्लियर है ना। सुक्रोज में ग्लूकोज फ्रुक्टोज। अब आंसर बता दो। और अच्छा, बाय द वे, ऑल नेचुरल शुगर्स आर, ऑल नेचुरल शुगर, जितने भी नेचर में शुगर मिलते हैं वो कैसे होते हैं? कैपिटल डी होता है। तो डी तो सारे दिए हुए हैं। अब सुक्रोज में क्या चाहिए तुमको? अल्फा अल्फा चाहिए? नहीं। अल्फा बीटा, हाँ, ग्लूको फ्रुक्टो, यस, ये आंसर है, चेक कर लो। अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोज, सिंपल। अल्फा ग्लूकोपाइरानोज एंड बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोज, इजी टू रिमेंबर। समझ में आया क्या? ग्लूकोज के साइक्लिक फॉर्म को पायरानोज कहते हैं, फ्रुक्टोज के साइक्लिक फॉर्म को फ्यूरानोज कहते हैं। ग्लूकोज को क्या कहेंगे? पायरानोज। 6 मेंबर की रिंग, 6 मेंबर की हेट्रोसाइक्लिक रिंग, पायरान लाइक रिंग, है ना। और 5 मेंबर की हेट्रोसाइक्लिक रिंग, फ्यूरान लाइक रिंग, फ्यूरानोज। समझ में आया क्या? याद रहेगा, इजी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग प्लस? प्लस बोले तो यहाँ पर प्लस साइन का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, प्लस साइन का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी दिया हुआ है आपको कि इसके अंदर आप प्लेन पोलराइज लाइट डालेंगे तो वो राइट साइड को तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन ऐसा करके घुमा देगा, ठीक है, समझे? अच्छा, ये क्या बोलता है? लैक्टोज के अंदर, मतलब प्लस लैक्टोज के अंदर क्या है? उसका नॉट ट्रू स्टेटमेंट बोलना है। क्या बोलना है? नॉट ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। तो लैक्टोज जो है इसमें बीटा फॉर्म होता है
और ये डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज से बनता है। क्या ये बात सही है? ऑप्शन ए को ध्यान से पढ़ो और अभी पिछले क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी उसके हिसाब से बताओ। ऑप्शन ए तो सही स्टेटमेंट है। क्या वो बीटा ग्लाइकोसाइड है? देखो लैक्टोज में सब बीटा फॉर्म थे, बीटा फॉर्म थे। ग्लूकोज गैलेक्टोज था तो है ना, बीटा है, ठीक है, और ग्लूकोज गैलेक्टोज था, ठीक है। तो ए तो सही स्टेटमेंट है। हमें क्या ढूंढना है? नॉट ट्रू, गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है। लैक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन। क्या लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है? क्या लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है? में क्या बोल रहा है वो? लैक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, यस हमको मालूम है। सुक्रोज वाज दी ओनली वन दैट वाज नॉन रिड्यूसिंग ना, किया हमने। तो लैक्टोज रिड्यूसिंग है वो तो ठीक है। डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन। व्हाट इज म्यूटा रोटेशन? दिस वर्ड बाय द वे इज नॉट गिवन इन योर स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक। इन एनसीईआरटी इट इज मेंशन्ड, बट उसमें डिटेल ज़्यादा नहीं दी हुई। व्हाट इज म्यूटा रोटेशन, ये लिख के रखना। म्यूटेशन वर्ड क्या होती है बायोलॉजी में? बायो में म्यूटेशन का मतलब दिस इज बेसिकली, म्यूटेशन का मतलब बायोलॉजी में होता है कि जीन्स में सडनली कुछ चेंज आ गया, जेनेटिक मेकअप में कुछ चेंज आ गया जिसकी वजह से आपके कैरेक्टर्स बदल गए, है ना, उसको म्यूटेशन कहते हैं, है ना। वैसे यहाँ पर म्यूटा रोटेशन नाम से वैसे तो बेसिक आइडिया आ ही रहा होगा। दिस इज चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन, चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग और बाय मेकिंग अ सोल्यूशन। एक आपने शुगर लिया, जैसे लैक्टोज एक शुगर लिया, अगर मैं ये कहूँ कि इसको बहुत देर तक ऐसे ही छोड़ दिया या इसको पानी में थोड़ा डिजोल्व किया या एक सर्टेन टेम्परेचर तक हीट किया, कुछ एक फैक्टर दिया इसको, या तो सोल्यूशन या डिजोल्विंग या टेम्परेचर या कुछ एक चेंज दिया, तो इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी में चेंज दिखा, उसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन, ठीक है। चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी आइदर ऑन डिजोल्विंग और स्लाइट हीटिंग और समथिंग, बेसिकली ऑन इट्स ओन, या ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग भी, ऐसे ही छोड़ दिया लॉन्ग स्टैंडिंग बहुत देर तक तो भी ऑप्टिकल एक्टिविटी में चेंज आ गया, उसको क्या बोलेंगे? म्यूटा रोटेशन बोलेंगे। तो भाई जो भी रिड्यूसिंग शुगर होता है वो म्यूटा रोटेशन दिखाता ही है, यानी कि उसको अगर आप थोड़ा सा डिजोल्व कर दो तो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी बदल जाएगी। यहाँ पर उन्होंने गलत क्या दिया बोलो? डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन, रॉन्ग, इट डज एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन। सो बी इज माई नॉट ट्रू स्टेटमेंट। समझा? क्या दिखाता है वो चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा देता है। अच्छा लैक्टोज क्या है? मिल्क शुगर है। लैक्टोज मिल्क शुगर है, ये मालूम है? यस और नो? यस, लैक्टोज क्या है? मिल्क शुगर। तो दूध में जो नेचुरल शुगर प्रेजेंट होता है, अगर आप उसमें पानी मिला दो या उसको बहुत देर तक ऐसे लॉन्ग स्टैंडिंग छोड़ दो या उसके टेम्परेचर में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस करो, तो उस शुगर की ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो रोटेशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, वैल्यूज़ जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है, लैक्टोज जो है उसके अंदर ये उसका फॉर्मूला ये भी सही है, इट कंटेन्स 8 OH ग्रुप्स, ये भी सही है। ऑन हाइड्रोलिसिस इट विल गिव यू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ये भी सही है। तो आंसर है ऑप्शन बी डायरेक्ट। चलो अगला देखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज, ओ नाइस क्वेश्चन, इज एम्प्लॉयड एज एंटी हिस्टामिन। ये भी एक्चुअली देखा जाए तो आपका क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का सवाल है एक्चुअली देखा जाए तो टेक्निकली तो आपका साथ में वो भी रिवाइज हो ही रहा है, ठीक है। डाइफिनहाइड्रामाइन, ठीक है। इसका आपको कॉमन नेम बताऊंगा तो तुरंत स्ट्राइक हो जाएगा। कॉमन नेम स्ट्राइक, डाइफिनाइलहाइड्रामीन, नाम याद कर लो, क्या है? एंटीहिस्टामिनिक, डाइफिनाइलहाइड्रामीन। अभी ये हाइफंडू लग रहा होगा बट कॉमन नेम बताऊंगा तुरंत स्ट्राइक हो जाएगा। डाइफिनाइलहाइड्रामीन इज, पता है क्या? ये नाम सुना है? बेनाड्रिल कॉफ सिरप है ना, जो कॉफ सिरप होता है बेनाड्रिल, टीवी में ऐड भी आती है, जिससे बहुत नींद आती है। एंटीहिस्टामिनिक से बहुत नींद आती है, तो एग्जाम के पहले अगर खांसी सर्दी हो तो गलती से बेनाड्रिल मत ले लेना, तो सोते रह जाओगे नीट के दिन फिर, ठीक है। तो डाइफिनाइलहाइड्रामीन बेसिकली क्या है? एंटीहिस्टामिनिक है, ओके, विच इज़ बेसिकली बेनाड्रिल। क्यों दिया जाता है? क्योंकि हिस्टामिन जो है ये एलर्जिक मीडिएटर्स होते हैं। तो जब आपको एलर्जिक राइनाइटिस होता है ना, सर्दी खांसी होती है, तो आप क्या लेते हो? बेनाड्रिल लेते हो सर्दी खांसी के लिए, विच इज बेसिकली डाइफिनाइलहाइड्रामीन, डाइफिनहाइड्रामीन, ठीक है। ओके अगला देखें क्या बोलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट द फिनोमिना। ये तो बहुत ईजी, अभी बताया। जितने भी रिड्यूसिंग शुगर है वो सारे के सारे म्यूटा रोटेशन दिखाते हैं, तो जो नॉन रिड्यूसिंग होगा वो म्यूटा रोटेशन नहीं दिखाएगा। आंसर क्या हो गया?
ठीक है, सिंपल फंडा क्या याद रखेंगे इसमें बोलो, फंडामेंटल आइडिया क्या याद रखेंगे बोलो, रिड्यूसिंग शुगर विल, रिड्यूसिंग शुगर पहचानने का मैंने सिखा दिया, कौन रिड्यूसिंग है कौन नॉन रिड्यूसिंग है सिखाया मैंने। रिड्यूसिंग शुगर म्यूटा रोटेशन दिखाएगा, बट नॉन रिड्यूसिंग शुगर विल नॉट शो, will not show rotation। सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड। बढ़िया, तो आंसर आ गया सीधा सीधा ए। देखो कितने फटाफट मार्क हो रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स कंटेन, ये नहीं आता तो फिर तो चुल्लू भर पानी में उल्लू की तरह। आयोडीन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? थायरॉक्सिन। आयोडीन नहीं हुआ, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ये भी बायोलॉजी का रिवाइज करा रहा हूँ, ये सब बायोलॉजी में काम आने वाला है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज व्हाट? कॉजेज अ डिजीज, जहाँ पे ये आयोडीन थायराइड ग्लैंड सूज जाता है, उसका नाम क्या बताया है? नाम सुना है क्या? गोइटर। एंडेमिक डिजीज है, हिली एरियाज में पाया जाता है। थायरॉक्सिन सीधा सीधा T3 T4 आयोडीन। क्यों, कैसे बनता है थायरॉक्सिन? अगेन बायो के टेक्स्ट बुक में दिया, एनसीईआरटी में, ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन। थायरॉक्सिन का दूसरा नाम ही वही है ना, क्या? टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ठीक है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ठीक है, आपके जो थायराइड के फॉलिकल्स होते हैं, ये ऐसे फॉलिकल्स होते हैं, इनके अंदर ऐसा डेंस कोलॉइडल थायरोनिन नाम का थायरोग्लोब्युलिन बनता है। ये थायरोग्लोब्युलिन टायरोसिन अमाइनो एसिड के साथ मिलकर थायरोनिन बनाता है, और इस थायरोनिन के अंदर अगर 4 आयोडीन डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? T4 हार्मोन बन जाएगा। ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, चलो। द सेगमेंट ऑफ DNA विच एक्ट्स एज द इंस्ट्रूमेंट मैनुअल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज, बहुत अच्छा सवाल और सिंपल सवाल, ये बायोलॉजी के बच्चे को आना ही चाहिए, पीसीबी वालों को तो पता होगा आपको। बताओ आंसर फटाफट, कौन सा सेगमेंट है? द डेफिनेशन, द इजीएस्ट डेफिनेशन इन द एंटायर फील्ड ऑफ बायोलॉजी। 3 सेंटेंस का डेफिनेशन, 3 वर्ड का डेफिनेशन। व्हाट इज डिफाइंड एज सेगमेंट ऑफ DNA? जीन इज डिफाइंड एज सेगमेंट ऑफ DNA। तो जीन ही प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। जीन इज सेगमेंट ऑफ DNA, सीधा। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है तुम्हारा शुगर, प्रोटीन, सॉरी शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस। दिस इज ओनली शुगर एंड फॉस्फेट। ठीक है, राइबोस तो पता ही है शुगर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमाइन हार्मोन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन, अगेन ये देखो सब पूरा एकदम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहा है यार ये। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइन हार्मोन? थायरॉक्सिन, ट्राईआयोडोथायरोनिन, टेट्राआयोडोथायरोनिन। ये थायरॉक्सिन जो है ये क्या है? ये अमाइन डिराइव्ड हार्मोन है। किससे डिराइव्ड है? अमाइन, ग्लोब्यूलिन से डिराइव्ड है ना, अमाइनो एसिड प्रोटीन से वो डिराइव्ड है। ठीक है, सीधा सीधा। इंसुलिन जो है ना, ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। मेरे को जितनी बायोलॉजी आ रही है मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब मुझे आती है अच्छी खासी, पता ही आपको, ज़्यादा भी नहीं बता रहा, तो आप बोलोगे सर शो ऑफ कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। देखो ध्यान से देखो, DNA एंड RNA दोनों कायरल मॉलिक्यूल्स है। क्यों है? ओ बहुत अच्छा सवाल। DNA और RNA कायरल मॉलिक्यूल्स है। कायरल बोले तो असिमेट्रिक है ना, ऑप्टिकली एक्टिव। कैसे? ये ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल है इसलिए। ओके, क्यों है कायरल? इनमें से ऐसा क्या है जो इनको कायरलिटी देता है? इजी है, उनके पास शुगर कंपोनेंट होता है जो ऑप्टिकली एक्टिव है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सारे शुगर्स कैसे ऑप्टिकली एक्टिव है? कार्बोहाइड्रेट्स। और मैंने क्या कहा था? ऑल द नेचुरल शुगर्स आर विच फॉर्म? डी फॉर्म। ऑल द नेचुरल शुगर्स आर, इसलिए ग्लूकॉन डी बेचते हैं ना वो लोग। ग्लूकॉन एल कभी सुना बेचते हो उनको?
डाबर वाले ग्लूकॉन डी बेच रहे ना, ग्लूकॉन एल नहीं बेच रहे ना क्योंकि डी फॉर्म आपके बॉडी में जल्दी से रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज वाटर सॉल्युबल? ये तो इजी है यार, मैंने क्या बोला, कीड़ा, कीड़ा याद रखने बोला था, KEDA, कीड़ा इज फैट सॉल्युबल। आंसर क्या आया? बॉम्बे, सॉरी ए, विटामिन बी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा कैसा है? वाटर सॉल्युबल है। KED और A क्या है? फैट सॉल्युबल। एकदम आसान है, बचकांड है, क्या है? फैट सॉल्युबल कीड़ा, ठीक है, एकदम इजी। ओके, तो ध्यान में रह ही जाएगा ना, फैट सॉल्युबल कीड़ा। अगर याद नहीं रखोगे तो मतलब तुमको बहुत कीड़े हैं, है ना? कहाँ है वो मैं नहीं बताऊँगा, बट है, मतलब दिमाग में। गंदी सोच। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेप्टाइड हार्मोन? ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन अभी बताया मैंने। पेप्टाइड हार्मोन कौन सा है? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन आपका इंसुलिन है। तो इंसुलिन का भाई कौन है? इंसुलिन का भाई कौन है? इसका भाई भतीजा कौन है इंसुलिन का? ऑब्वियसली आपका ग्लूकागॉन। इंसुलिन का ऑपोजिट है ना वो, एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। एक याद रख लेना, इंपॉर्टेंट, अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ, ये बायोलॉजी में भी काम आएगा। रिमेंबर, इंसुलिन और ग्लूकागॉन आपस में क्या है? इंसुलिन ग्लूकागॉन में केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो दोनों पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है या पेप्टाइड हार्मोन है, बराबर। और एक्शन के हिसाब से बताऊं तो इंसुलिन क्या करता है? इट रिड्यूसेस शुगर लेवल, ब्लड शुगर। ये ग्लूकागॉन क्या करता है? इंक्रीजेस शुगर लेवल, है ना? ये तुम्हारे पैनक्रियास के बीटा सेल से आता है, ये तुम्हारे पैनक्रियास के अल्फा सेल से आता है। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, है कि नहीं? तो आंसर क्या? ऑप्शन ए, ग्लूकागॉन। तो आपका इंसुलिन और ग्लूकागॉन क्या करते हैं? इंसुलिन ब्लड शुगर को नीचे लाता है, ग्लूकागॉन बढ़ाता है। तो ग्लूकागॉन रहेगा तो वो ब्लड शुगर बढ़ाएगा, इंसुलिन कंट्रोल में लाएगा। ये चलते रहता है दोनों का काम, और इसलिए ये दोनों एक दूसरे को एंटागोनिस्टिक एक्शन, ऑपोजिट एक्शन, एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, है कि नहीं? अगला सवाल क्या बोलता है? द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, इसमें से क्या चीज़ आपकी ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती? क्या आपकी बॉडी DNA प्रोड्यूस करती है? यस। क्या आपकी बॉडी वाइटामिन प्रोड्यूस करती है? नो। इसलिए बाहर से वाइटामिन की कैप्सूल खानी पड़ती है ना, तो हजारों करोड़ की सिप्ला और ग्लैक्सो बंद हो जाती भाई, विटामिन नहीं बेच रहे होते बेचारे, तो है ना। जॉन एब्राहम, अक्षय कुमार सब रिवाइटल बेच रहे हैं, विटामिन, है ना, मिनरल्स बेच रहे हैं। हार्मोन्स और एंजाइम्स तो आपकी बॉडी बनाती है। क्या ये बचकांड? ये सब 4-4 मार्क के लिए फ्री के मार्क्स के क्वेश्चन है। ये नहीं आ रहे तो फिर तो गड़बड़ है बॉस, है ना। चलो अगला सवाल देखें क्या है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ये पूरा बायो पूछा है बस, नाम ही बायोमोलिक्यूल्स है तो क्या ही पूछेगा, है ना। आप बोलोगे सर आप भी फालतू बात कर रहे हो यार, बायोमोलिक्यूल्स नाम है चैप्टर का, ठीक है, तो सीधी बात है। During the process of digestion, proteins present in food materials are hydrolyzed to amino acids. Yes, the two enzymes that are mainly involved in the process are amylase, maltase, sugar, diastase, lipase, diastase तो ठीक है चलो प्रोटीन, lipase क्या, लिपिड, इन्वर्टेज, जाइमेज, अगेन शुगर। तो एक ही आंसर बचा भाई मेरे, क्या? पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। अगेन डाइजेशन अब्जॉर्प्शन चैप्टर, क्लास 11 NCERT बायोलॉजी, डायरेक्ट सवाल। हाँ, प्रोटीन्स पेप्सिन से डाइपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स ट्रिप्सिन, अमाइनो एसिड्स। सिंपल। ट्रिप्सिन कैसे बनाता है? ट्रिप्सिनोजेन उसका इनएक्टिव फॉर्म होता है, उससे ट्रिप्सिन बनता है, याद कर लो, बायोलॉजी में अगेन काम आ जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या है? सिंपल, प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन के लिए पेप्सिन और ट्रिप्सिन। समझ में आया क्या? अगला सवाल, विच फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट्स इन द डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इन द प्रोटीन? ओह नाइस। पहले डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है प्रोटीन्स में, जरा ये बताना। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होता क्या है? तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं वो जो दो प्रोटीन चेन के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। दो प्रोटीन चेन के बीच में क्या एग्जिस्ट करते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। अगेन अगर आप बायोलॉजी निकाल के देखो तो आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है ना ऐसा, वो वाई शेप वाला, याद है? ये इन दोनों के बीच में ऐसा ड्रॉ करके दिया हुआ है, NCERT खोल के चेक कर लेना, क्योंकि एंटीबॉडी टेक्निकली एक प्रोटीन है। तो प्रोटीन में जब भी दो प्रोटीन की चेन, जैसे हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन, बीटा चेन होती है, जब भी प्रोटीन की दो चेन्स होती है उनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइन करते हैं। उन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स में थायोल ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है?
thiol group. What is thiol? SH functional group. This is thiol functional group. क्या बोलते हैं इनको? जैसे OH is alcohol, SH is thiol. Easy, simple. Okay. सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये सब इजी क्वेश्चन पूछ रहा है यार. सेल की मेम्ब्रेन किससे बनती है जनरली? फॉस्फोलिपिड बायलेयर है कि नहीं? फॉस्फोलिपिड की बायलेयर, मतलब मैं पूरी बायोलॉजी भी सिखाने बैठ जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा. सिंगर एंड निकलसन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन इन 1972. फॉस्फोलिपिड की बायलेयर होती है, ऐसा आपने स्ट्रक्चर बनाया होगा. हेड और टेल याद करो. हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफिलिक हेड्स. यस, ये पूरा फॉस्फोलिपिड का बायलेयर बनाया आपने, हेड और टेल, और इसके बीच में इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन्स होता है. तो सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है? फॉस्फोलिपिड बायलेयर से बनी है. सिंगर एंड निकलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने ऐसा बताया था. 1972 में उन्होंने ये मॉडल दिया था. ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री में नहीं, बायोलॉजी में काम आएगी. बाद में मेरे को थैंक यू बोल देना. ओके, अगला देखिए 31. क्या बोलता है? हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज बाय. ये तो इजी है. कोई भी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए? हाइड्रोजन बॉन्ड्स. डीएनए को भी स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं ना रंग्स में, A डबल बॉन्ड T, C ट्रिपल बॉन्ड G. और यहाँ पर भी हेलिकल स्ट्रक्चर, अगर मैं हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाऊँ ऐसा, तो यहाँ पर इन दो हेलाइसिस के बीच में, मतलब इन दो हेलाइसिस के बीच में क्या होगा? इस हेलिक्स को स्टेबलाइज करने वाला बॉन्ड कैसा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड. काफ़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. ठीक है, ये अच्छा सवाल है. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर की नॉलेज लगेगी ना. स्ट्रक्चर ऑलरेडी बनाना मैंने सिखाया. क्या बोलता है? बीटा डी ग्लूकोज में कायरल कार्बन एटम्स कितने हैं? बीटा डी ग्लूकोज में क्या है? कायरल कार्बन एटम्स कितने? अब ज़रा थोड़ा सा दिमाग लगा के अच्छे से समझना, ज़रा यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना. ठीक है, बहुत दिमाग लगा के बेसिक फंडा बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना बेटा प्लीज़. हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ना, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देखो, समझ में आएगी आपको. स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आप दो तरीके से लिख सकते हो. कैसे? दो तरीके से. एक आपका ओपन चेन होता है और एक होता है आपका क्लोज चेन. ठीक है, एक होता है ओपन चेन, दूसरा होता है क्लोज चेन. ओपन वाले को असाइक्लिक, क्लोज चेन वाले को साइक्लिक बोलना है तो बोल सकते हो, बट हम लोग ओपन चेन वाले को फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फिशर स्ट्रक्चर या फिशर प्रोजेक्शन. क्लोज चेन वाले को हम बोलते हैं हैवर्थ स्ट्रक्चर. ये मैंने थियोरी में काफ़ी डिटेल में करा हुआ है, पर यहाँ पे एक बार बेसिक रिवाइज कर लो. ओपन चेन, क्लोज चेन. ओपन चेन वाले को मैंने क्या बोला? फिशर प्रोजेक्शन. क्लोज चेन वाले को क्या बोला? हैवर्थ प्रोजेक्शन. ठीक है, अच्छा. ओपन चेन वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से, ओपन चेन वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से ग्लूकोज के पास, ठीक है, ग्लूकोज, हाँ याद रखना मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे? मैं ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ. ग्लूकोज के पास 4 कायरल कार्बन होते हैं. कितने? 4 कायरल कार्बन. ठीक है, बट यही अगर आप क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें क्या बन जाते हैं? 5 कायरल कार्बन हो जाते हैं. तो आंसर तो आ गया. अब बोलोगे सर यहाँ तो लिखा नहीं है, ओपन चेन या क्लोज चेन स्ट्रक्चर लिखा नहीं है, आपने कैसे समझा कि वो क्लोज चेन की बात कर रहा है? तो हिंट देखो उसने क्या दिया आपको. हिंट देखो और हिंट से समझो. हैवर्थ जब आप बनाते हो, जब आप क्लोज चेन बनाते हो ना, तो इसमें आपके अल्फा और बीटा फॉर्म बनते हैं. क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? अल्फा और बीटा फॉर्म. और जब आप फिशर बनाते हो ना, क्या बनाते हो? फिशर, तो आपके इसमें डी और एल फॉर्म बनते हैं. तो कैपिटल डी और कैपिटल एल लिखा होगा तो आप क्या समझेंगे? ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे क्या लिखा होगा कि भाई वो ओपन चेन की बात कर रहा है. लेकिन जैसे ही अल्फा और बीटा लिख देगा तो आप क्या समझ जाएंगे? तो आप बोलोगे सर यहाँ तो उसने कैपिटल डी भी लिखा है. हाँ भाई, कैपिटल डी तो वो बोल रहा है क्योंकि नेचुरल शुगर है ग्लूकोज, तो डी तो आने ही वाला है. लेकिन उसने अल्फा बीटा दो में से कुछ लिख दिया, यानी कि वो किसकी बात कर रहा है? ओपन चेन या क्लोज चेन? वो क्लोज चेन की बात कर रहा है. और क्लोज चेन में कितने कायरल कार्बन होते हैं? ग्लूकोज में 5 कायरल कार्बन होते हैं. एक एक्स्ट्रा बनता है, एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं उसको. ठीक है ना. तो ओरिजिनल ओपन चेन में कितने थे? 4.
बट क्लोज चेन में कितने बन गए? 5। आंसर क्या आएगा? 5। सिंपल। क्यों? क्योंकि बीटा लिखा है, मतलब समझ गए कि क्लोज चेन बना है। करेक्ट। सिंपल। अगला देखो, करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू प्रोटीन हीमोग्लोबिन इज। अरे यार क्या मतलब, 5वीं क्लास के बच्चे को पूछूंगा तो भी वो 4 मार्क लेके जाएगा इसमें। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन कैरियर ऑफ ब्लड। क्या मतलब, मजाक है ये सब? दो सोचो, ये सवाल है। हाँ, और फ्री के 4 मार्क मिल रहे हैं इसमें, तो है ना? फ्री मिल रहे कि नहीं मिल रहे? हार्मोन दैट हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ओ, अच्छा सवाल है आपका। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करता है? आंसर ऑब्वियसली इज व्हाट? इंसुलिन। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड शुगर को, तो ऐसे करने का ना, इंसुलिन कन्वर्ट्स द फ्री शुगर मॉलिक्यूल, जो फ्री ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है ना, जो आपके ब्लड में यहां वहां फ्री शुगर घूम रहे हैं, उसको किस में कन्वर्ट करता है वो? ग्लाइकोजन को आप एनिमल स्टार्च भी कहते हो, आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा हुआ है। तो इंसुलिन क्या करता है? उसको फ्री शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता, तो ब्लड में ओवरऑल शुगर की वैल्यू यानी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती। दैट्स हाउ इंसुलिन कीप्स योर ब्लड ग्लूकोज इन चेक। समझा? सिंपल। अ सीक्वेंस ऑफ हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स इन मैसेंजर आरएनए। कितने न्यूक्लियोटाइड से एक कोडॉन बनता है? ऑफ कोर्स कोडॉन और एंटी कोडॉन दोनों में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? कोडॉन किस पे प्रेजेंट होता है? कोडॉन इज प्रेजेंट ऑन mRNA। एंटी कोडॉन किस पे प्रेजेंट होता है? tRNA। तो rRNA क्या करेगा? आपके राइबोसोम को अरेंजमेंट करने में हेल्प करेगा। तो आंसर है 3। 3 के सेट को बोलते हैं कोडॉन और एंटी कोडॉन। mRNA मैसेंजर आरएनए पे होता है तो उसको कोडॉन बोलेंगे। यही अगर वो tRNA पे पूछ लेता तो एंटी कोडॉन बोलते हैं। आंसर फिर भी 3 ही रहता। Which of the following structures represents a peptide? यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया 3 है ना। यहाँ पर देखो, which of the following represents the structure of a peptide? मैंने अभी थोड़ी देर पहले पेप्टाइड बना के दिखाया था, चेक कर लो, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। कौन सा वाला इसमें पेप्टाइड के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंने ड्रॉ करके दिखाया था। NH C डबल बॉन्ड O, ये तो है लेकिन ये नहीं आना चाहिए बाजू में NH, ठीक है, तो ये रॉन्ग है। NH C डबल बॉन्ड O, लेकिन फिर बाद में कंटिन्यूस नहीं, NH C डबल बॉन्ड O, फिर वापस रेगुलर इंटरवल पे NH C डबल बॉन्ड O, फिर NH C डबल बॉन्ड O। यस, सो दिस इज अ पेप्टाइड चेन। ठीक है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड। NH C डबल बॉन्ड O सीधा सीधा पेप्टाइड चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेगुलर इंटरवल्स पे NH C डबल बॉन्ड O जहाँ पे ही होगा। शारगाफ रूल, अगेन पूरा बायोलॉजी, अरविंद शारगाफ ने दिया था एक रूल, क्या? ATGC की टोटल अमाउंट क्या होनी चाहिए? इक्वल, यानी कि प्यूरिन्स इक्वल टू पायरिमिडीन्स। ये बोला था अरविंद शारगाफ ने। यस, तो क्या होगा आंसर? शारगाफ का इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन देख लो ध्यान से। एडेनिन इज इक्वल टू साइटोसिन, अमाउंट ऑफ थाइमिन इज इक्वल टू ग्वानिन। नहीं, टोटल सेम होता है। अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन, यस, एंड ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन, यस। ऑप्शन सी, ध्यान से देखो, एडेनिन थाइमिन, क्योंकि एडेनिन के साथ में थाइमिन जाता है और ग्वानिन के साथ में साइटोसिन जाता है, यानी कि प्यूरिन पायरिमिडिन रेशियो सेम। ये अरविंद चारगाफ का चारगाफ रूल था। किसके लिए? डीएनए के लिए। किसके लिए? डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए इन्होंने बताया था। ग्लाइकोलाइसिस, नाम से ही पता चल रहा है, ये आपके अगेन बायो के फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में, इनफैक्ट रेस्पिरेशन का पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, है ना। अगेन बायोलॉजी का पूरा रिवीजन। क्या बनता है ग्लाइकोलाइसिस में? 1 मोल ग्लूकोज से, 1 मोल ग्लूकोज से। अब मेरे को ये जानना है आपसे
कि 1 मोल ग्लूकोज से बताओ कितने मोल पायरुवेट बनते हैं, बताओ। एक मोल ग्लूकोज से 2 मोल पायरुवेट बनते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है और पायरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है। तो सीधा सीधा 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बन जाते हैं। सिंपल आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, फिर उस पायरुवेट को आप क्रेब्स साइकिल में डालते हो, फिर उसमें से पूरा ये होने के बाद में आपको CO2 निकल जाता है, फिर आपका एनर्जी साइकिल मिलता है ना, इस तरह से। नेक्स्ट है आपका फॉस्फोलिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल्स विद ओ। अच्छा सवाल, क्या है नंबर 30? जस्ट लेट मी चेक। क्या पूछा है? फॉस्फोलिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल विद 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड 1 फॉस्फेट ग्रुप। नाम से ही पता चल रहा है भाई फॉस्फेट ग्रुप तो इसमें चाहिए। अच्छा कितना चाहिए? 1। फॉस्फोलिपिड में एक ही, क्योंकि अगर 2 होता तो मैं डाइफॉस्फो बोलता, 3 होता ट्राइफॉस्फो बोलता, सीधी बात है। तो एक ही चाहिए, ऐसा एक ही ऑप्शन मिल रहा है मेरे को जहाँ पे 1 फॉस्फेट ग्रुप दिया हुआ है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सीधा सीधा फैक्चुअली फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, लिपिड का तो मतलब पता ही है, लिपिड्स आर ग्लिसरॉल विद फैटी एसिड्स। लिपिड का मतलब क्या है बोलो? लिपिड इज ग्लिसरॉल। अच्छा इसको जरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी समझना। फैटी एसिड्स आर व्हाट? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ग्लिसरॉल इज व्हाट? अल्कोहल। अल्कोहल प्लस एसिड, फिशर एस्टेरिफिकेशन। पूरा अल्कोहल चैप्टर में, एल्डिहाइड कीटोन में, दोनों में तो यही कराया मैंने। अल्कोहल प्लस एसिड इज व्हाट? एस्टर प्लस वाटर, बताया ना। तो क्या मैं लिपिड को एस्टर बोलूँ? हाँ। अब इसमें तुम एक फॉस्फेट लगा दो तो फॉस्फोलिपिड हो गया। अब समझ में आया? इसलिए फ़ायदा होता है, जैसे अगर मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाता हूँ तो फ़ायदा तो होता है ना कि मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका कॉन्टेक्स्ट कहाँ है। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है और बायोलॉजी में क्या कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, तो आपको भी वैसे ही पढ़ना है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों को मिलाकर उसी तरह करना है, तब फ़ायदा होगा इन चैप्टर्स में। अगला ये बता दो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। विटामिन B12, नाम से ही पता चल जाएगा। विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है? ये तो किसी हर घोचू बच्चे को भी पता होता है। साइनो कोबाल अमाइन, है ना। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो पर्निशियस एनीमिया हो जाएगा। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासल अगर नहीं है इंटेस्टाइन में, स्टमक में नहीं है, तो उससे B12 की डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि अब्जॉर्प्शन ऑफ B12 रुक जाएगा। इसके कोई वेजिटेरियन सोर्सेज नहीं होते, प्लांट बेस्ड सोर्स नहीं होते। बहुत सारी चीज़ें B12 के बारे में है। आंसर क्या है? कोबाल्ट। नाम यही है ना, साइनो कोबाल अमाइन। कोबाल अमाइन तो नाम में है तो कोबाल्ट, खत्म। नाम नहीं पता तो आंसर नहीं आएगा, फैक्चुअल है। अच्छा इसमें सोचने और दिमाग लगाने वाला कुछ नहीं है। आइदर यू नो द आंसर, यू डोंट नो द आंसर। इफ यू नो द आंसर मार्क, डोंट नो द आंसर आगे बढ़ो, सिंपल है। ठीक है, ये चैप्टर वैसा ही है। लॉजिक में हर चीज़ का बता रहा हूँ, but you have to revise and learn the answer. If you don't do that, then nobody can help you, honestly. So you have to revise and learn. Understood? चलो, which of the following is not a true statement? है ना, not a true statement. Alpha carbon of alpha amino acid is asymmetric. क्या अमाइनो एसिड्स में जो अल्फा कार्बन होते हैं वो असिमेट्रिक होते हैं? ज़्यादातर यस, एक्सेप्ट ग्लाइसिन सारे के सारे वही होते हैं, बरोबर। ऑल प्रोटीन्स आर found in L form? No. All amino acids may be found in L form, majorly found in L form, but all proteins are not found in L form. All sugars are found in D form. ये statement सही है। All proteins are found in L form, ये statement true नहीं है। अच्छा, human body can synthesize all the proteins that they need. Yes, but amino acids आपको essential और non-essential है। प्रोटीन तो सारे हम खुद बना लेंगे ना। यस, और pH 7 जो है वो अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप एग्जिस्ट इन आयोनाइज्ड फॉर्म। यस, न्यूट्रल pH पे ज्विटर आयन, बताया मैंने ऑलरेडी, आयोनाइज्ड फॉर्म यानी कि ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो आंसर क्या है? बॉम्बे यानी कि बी। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या बोलता है। एंजाइम्स आर मेड, क्या है सीरियसली, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ एडिबल प्रोटीन्स विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर,
नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स या कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब इंसल्टिंग क्वेश्चन, ये बेइज्जती वाला क्वेश्चन, ये क्या पूछ रहा है ये आंसर गलत कोई दे सकता है क्या? क्या आंसर आएगा बोलो, इसका आंसर क्या आएगा? एंजाइम्स आर विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। क्यों? एंजाइम्स में क्या होता है? एंजाइम्स में लॉक एन की मैकेनिज्म होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट, याद है ये हमने डायग्राम देखा हुआ है। एंजाइम में ऐसा एक एक्टिव साइट होता है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिसपे सबस्ट्रेट आके बैठ सकता है। यस, तो एंजाइम्स विद प्रोटीन्स, एंजाइम, ऑल एंजाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। बचपन से स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, ऑल एंजाइम्स आर proteins but all proteins are, all apples are fruits but all fruits are not, है ना? all enzymes are proteins but all proteins are not enzymes। पहली बात तो एंजाइम प्रोटीन तो है, ये पक्की बात है। कैसे? स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, लॉक एंड की मैकेनिज्म, स्पेसिफिसिटी। इनफैक्ट एंजाइम की मेन प्रॉपर्टी ही बायोलॉजी में दी है, स्पेसिफिसिटी, केमिस्ट्री में भी दी हुई है। ओके, नेक्स्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे प्रॉपर केमिस्ट्री का नॉलेज लगाने को बोला उसने कि आपको पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में क्या है आपका स्टेटमेंट, मतलब, है ना? तो CN बॉन्ड की लेंथ, है ना, वो यही बोला ना, CN की बॉन्ड की लेंथ लॉन्गर देन यूजुअल, प्लेनर स्ट्रक्चर, ओके, CN बॉन्ड इज स्मॉलर देन यूजुअल और नन ऑफ द अबव। क्या बोला? इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। तो A और C में से ही होना चाहिए इनकरेक्ट। क्यों पूछो? क्योंकि दोनों ऑपोजिट स्टेटमेंट है। अगर मैं दोनों को छोड़ दिया मैंने तो दोनों सही हो जाएंगी ना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोलना है तो। और दोनों ऑपोजिट स्टेटमेंट है, देखो, CN बॉन्ड लॉन्गर, CN बॉन्ड शॉर्टर, स्मॉलर। कॉमन सेंस यूज करो, आंसर लाने के लिए तरीका, टेक्निक सीखो। क्या बोल रहा हूँ फिर से समझो, A और C ऑपोजिट स्टेटमेंट है, बोलो हाँ या ना, चेक करो, रीड करो स्टेटमेंट को, है ना? तो दोनों में से एक आंसर होना ही चाहिए, सीधी बात है। और C और N यहाँ पर भाई लोन पेयर, और यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर, यहाँ पर बॉन्ड पेयर, क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे, तो थोड़ा लॉन्गर हो जाएगा डिस्टेंस, तो शॉर्टर रॉन्ग है, लॉन्गर सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट मेरे को मार्क करनी थी, शॉर्टर को मैंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट मार्क कर दिया। समझ में आया? यस और नो? इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना? करेक्ट स्टेटमेंट की इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी क्या पूछा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, सॉरी मेरे को इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना, मैं खुद भी घोचू हूँ। देखो, मैं इतना समझाने के चक्कर में खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाँ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो ये क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। जस्ट 1 सेकेंड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड, जितना भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड लेंथ शॉर्टन होती जाएगी, ठीक है? तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिपल्शन होगा, तो वो रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए वो क्या कर रहा है? वो सीधा यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ले आएगा और ऑक्सीजन को चार्ज यहाँ से उठा के, जो भी ग्रुप है उससे चार्ज लेके दे देगा, या यहाँ से लोन पेयर दे देगा, ठीक है? तो क्या होगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो ये इस तरह का दिखने लगेगा, इसके ऊपर लोन पेयर चला गया और डबल बॉन्ड ऐसा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? शॉर्टन हो जाएगी। तो लॉन्गर वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अगेन करेक्ट स्टेटमेंट। क्या स्टार्च एक पॉलीमर है अल्फा ग्लूकोज का? सही है। अमाइलोज इज अ कंपोनेंट ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज में होता है कि स्टार्च में होता है अमाइलोज? अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। स्टार्च किस में था? अमाइलोज में था, सॉरी सेल्यूलोज में था, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, अमाइलोज किस में था, स्टार्च में या सेल्यूलोज में? अमाइलोज किसका हिस्सा था, स्टार्च का या? तो अच्छा, करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए, तो करेक्ट स्टेटमेंट तो पहली वाली है यार, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्कोहल ग्लूकोज। यस, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे ये चाहिए प्रोटीन्स आर कंपोज ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। नो, देर आर मेनी टाइप्स। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, देर आर 4 कार्बन्स। नो बॉस, 6 कार्बन्स, ठीक है? तो आंसर होगा ए, करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट वाला, ये तो बहुत ईजी है यार, डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, ये DNA का,
ये तो नींद में से उठा के पूछूंगा तो भी आंसर कर दोगे। बोलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट H बॉन्डिंग इन न्यूक्लियोटाइड। ATGC बॉन्डिंग होती है, यानी कि ऑप्शन A डबल बॉन्ड T और G ट्रिपल बॉन्ड C। ये जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है ये कैसे बॉन्ड है, कौन से बॉन्ड है ये? कोवेलेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैंडरवाल फोर्स, क्या होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं ये? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग है, अच्छा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स, स्टार मार्क करना, मस्त क्वेश्चन, बेसिक नॉलेज को टेस्ट कर रहा है। मैंने बताया था टोलेंस टेस्ट, अभी एल्डिहाइड कीटोन किया ना, कल कंप्लीट किया, उसमें क्या बताया था? टोलेंस टेस्ट के बारे में बताया था, सिल्वर मिरर। ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा, बहुत अच्छा सवाल है ये। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, किसमें, किसके बीच में, किसके बीच में डिस्टिंग्विश? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बीच में 3 टेस्ट है जो डिस्टिंग्विश करते हैं। कौन से? एक्चुअली 4 है, 3 आपके सिलेबस में है, मैं चौथा भी लिखवा देता हूँ। 4 टेस्ट है। कौन से 4 टेस्ट हैं? एक है आपका फेलिंग्स टेस्ट, क्या है? फेलिंग्स टेस्ट। दूसरा उसी का भाई है बेनेडिक्ट्स टेस्ट। फेलिंग्स और बेनेडिक्ट्स दोनों में CuSO4 कॉपर सल्फेट यूज़ होता है। तीसरा है आपका टोलेंस टेस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल्वर मिरर, इसको मैंने कहा था याद करना। और चौथा है आपका स्किफ टेस्ट। कौन सा? स्किफ टेस्ट। ये चारों टेस्ट एल्डिहाइड विल गिव, कीटोन्स विल नॉट गिव। ये चारों टेस्ट क्या है बताओ? एल्डिहाइड्स में पॉजिटिव होते हैं, कीटोन्स में नहीं होते। अब क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर आ जाएगा। फेलिंग टेस्ट कौन लेगा, कौन देगा? एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। कौन सा इसमें से जो आपको चारों में से दिख रहा है जिसमें डायरेक्टली एल्डिहाइड ग्रुप है, हमको मालूम है? ग्लूकोज। सिंपल, हमको पता है ना, ग्लूकोज इज अल्डोहेक्सोज, एल्डिहाइड ग्रुप है ना ग्लूकोज में। ठीक है, इस क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाना होता तो मैं एक ऑप्शन फ्रुक्टोज भी डालता, तो आप और अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पाते। अच्छा, ग्लूकोज देगा, फ्रुक्टोज नहीं देगा, एल्डिहाइड कीटोन का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है। समझ में आया? बढ़िया सवाल बनाया उसने, बहुत इजी, सिंपल है, बट डायरेक्ट अच्छा सवाल बनाया उसने। ठीक है, इनफैक्ट जब आप अगेन मेडिकल में जाओगे, फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री नाम का एक चैप्टर, एक ये आता है सब्जेक्ट, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो। ठीक है, उसमें बायोकेमिस्ट्री में जो आप लैब में जाओगे, आपको वो जैसे कि पेशेंट का यूरिन सैंपल या पेशेंट का ब्लड सैंपल है ना, तो उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है कि नहीं, वो चेक करने के लिए आपको ये फेलिक्स और बेनेडिक्ट्स टेस्ट ही करवाएंगे वो सबसे पहले। आप एक्चुअली ये टेस्ट परफॉर्म करोगे। ठीक है, और मस्त है, इंटरेस्टिंग है वो। Hormone which controls and the processes of like burning of fats, proteins and carbohydrates to liberate energy. इनमें से कौन सा हार्मोन है जो फैट की बर्निंग, कार्बोहाइड्रेट की बर्निंग और मेनली इन जनरल एनर्जी रिलीज को कंट्रोल करता है? तो इन जनरल आपकी एनर्जी रिलीज को कौन कंट्रोल करता है? थायरॉक्सिन। अगेन डायरेक्ट स्टैंडर्ड फंक्शन है, बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक से उठा के उन्होंने सीधा पूछ लिया है। कॉर्टिसोन भी कंट्रोल करता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, नो डाउट, बट नॉट इन जनरल कंडीशंस। जनरल कंडीशंस थायरॉक्सिन, इवन एड्रेनलिन। तो आप तो ये भी आर्ग्यू कर सकते हो कि सर एड्रेनलिन भी तो करता है, यस अगेन, बट नॉट इन जनरल कंडीशंस और फाइट फ्लाइट। जब आप बहुत नर्वस हो, स्ट्रेस्ड हो, झगड़ा कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, तब ये काम करते हैं। बट नॉर्मल कंडीशंस में कौन काम कर रहा है? थायरॉक्सिन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्या बोलता है। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, दे आर आपस में क्या? दे आर एनोमर्स। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स। एनोमर्स का कॉन्सेप्ट जरा समझते हैं। हाँ, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनोमर्स, जरा समझते हैं। पहले एक बात ये चेक करो कि मेरे पास ये ग्लूकोज का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। मान लो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, CHOH 4 बार है,
और लास्ट में CH2OH, ये सर ये चलेगा। CHOH 4 बार था, मतलब राइट लेफ्ट समझ गए आप, और CH2OH ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ये मेरा कैसा है, वर्टिकल मैंने ओपन चेन बनाया कि क्लोज चेन बनाया ये? अब इसको मैं क्लोज चेन में कन्वर्ट करता हूं, इसको मैं क्लोज चेन में कन्वर्ट करो, हैवर्थ प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करो, तो कैसा दिखता है स्ट्रक्चर? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। है ना? अब फंडा ये हैवर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है। आई एम नॉट ड्रॉइंग द एंटायर स्ट्रक्चर, अब यू गेट द आइडिया। ये वाला ओपन था, ये वाला क्लोज था। आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट। समझ में आया? इसको मैंने हैवर्थ प्रोजेक्शन बोला। क्या बोला? हैवर्थ प्रोजेक्शन बोला। अब ध्यान से एक बात को समझना, यहाँ पर मेरा नंबर 1 2 3 4 5 जो भी है, और ये 6, फर्स्ट वाला कार्बन ओरिजिनली कैसा था? सिमेट्रिक था, यानी कायरल था या अकायरल था? पहले ये अकायरल था, पहले ये कैसा था? ये कायरल नहीं था। लेकिन अब जो नंबर 1 वाला कार्बन है, अब ये नंबर 1 वाला जो कार्बन है, अब ये कायरल बन गया। मतलब पहले कायरल नहीं था, अब कायरल बन चुका। पहले कायरल नहीं था, अब कायरल बना। समझ में आया? और इस न्यूली फॉर्म्ड कायरल कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूली फॉर्म्ड कायरल कार्बन को अनुमलिक कार्बन है। क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं? अनुमलिक कार्बन नहीं है, इंडियन आइडल थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन। और इसीलिए हैवर्थ प्रोजेक्शन में जो अल्फा बीटा फॉर्म बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक दूसरे के एनोमर्स, बिकॉज एनोमेरिक कार्बन पे ही उनको चेक किया जाता है, इसलिए कहाँ क्या बोलते हैं उनको? अल्फा बीटा फॉर्म्स को एनोमर्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैग्नीशियम? ये तो बहुत इजी है यार, डायरेक्ट सवाल है। क्लोरोफिल में, अगेन बायो से पूरा रिलेटेड है ये, फोटोसिंथेसिस में आएगा, ये पूछा जाएगा। क्या? क्लोरोफिल काइट शेप्ड मॉलिक्यूल है ना, काइट शेप मॉलिक्यूल होता है, सेंटर में मैग्नीशियम होता है ना। पायरोल की रिंग, फाइटोल की टेल, ये सब बायो में दिया, ये केमिस्ट्री में नहीं दिया, ये सब बायो में दिया। काइट शेप मॉलिक्यूल विद मैग्नीशियम इन द सेंटर। एनसीईआरटी की बुक खोलोगे, उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। पायरोल रिंग, फाइटोल टेल, मैग्नीशियम इन द सेंटर। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं इसको। तो आंसर क्या है? सीधा सीधा मैग्नीशियम किस में होता है? क्लोरोफिल में होता है। ओके, अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर? ये अच्छा सवाल है, इसको डायरेक्ट स्टार मार्क करना, 5 स्टार करना इसको, और याद कर लेना। फैक्चुअल है, आपको इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है। इनमें से कौन सा वाला सबसे ज़्यादा स्वीट शुगर है? तो ऑब्वियसली डायरेक्ट नेचुरली अकरिंग सबसे स्वीट कौन सा शुगर है? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है वो कैसा है? नेचुरली अकरिंग शुगर्स में सबसे स्वीटेस्ट है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में अपन पढ़ेंगे शुगर सब्स्टिट्यूट्स, उसमें एलिटेम बहुत स्वीट होता है, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स होता है, मोर देन 2000 टाइम्स दैट नेचुरल शुगर, है ना। ये वाला फ्रुक्टोज, यहाँ पर डायरेक्ट फ्रूट शुगर नेचर में सबसे स्वीट होते हैं। अगला देखो, डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस क्या है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन? नहीं, क्या? डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। ऑप्शन ए, ATGC, ये है ना कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ATGNC डायरेक्ट, ठीक है। ये हुई ना बात, ये सवाल हुआ, ये हुआ अच्छा सवाल। इसमें चाहिए केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज। अल्कोहल फिनॉल अभी पढ़ाया, उसमें ये करवाया है ना। फिनॉल का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, फिनॉल को CO2 के साथ हीट करोगे, एस्पिरिन बनेगा। कैसे?
सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव है ये। एस्पिरिन किसका डेरिवेटिव है? बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव है एस्पिरिन, ठीक है। ये सेंटेंस लिख के रखना, किसका डेरिवेटिव है एस्पिरिन? कहां से बनता है ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड? कोल्बीज रिएक्शन, फिनॉल हीटिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड, सीधा सीधा आपको ये देता है क्या? एसिटाइल, मतलब ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड देता है, उसका एसिटाइलेशन करते हो तो एस्पिरिन बन जाता है। और राइमर टाइमन में था फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म, बार बार याद दिला रहा हूं, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता था उससे। एस्पिरिन इज एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। अब आंसर आ गया, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, खत्म। ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड इज बेंजोइक एसिड था आपके पास, उसके ऊपर ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा हुआ, यानी कि फिनॉल में आपने जब COH लगाया था, यही है ना, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी benzoic acid which is ortho salicylic acid, that is option A. Okay, glucose molecule reacts with x number of molecules to of phenyl. ओसाजोन आपके सिलेबस में नहीं है। ओसाजोन अगेन ये आपको फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री में मेडिकल डेंटल कॉलेज में कराया जाएगा, दिस इज नॉट फॉर नीट। पुराने सिलेबस में होता था ओसाजोन फॉर्मेशन, यहाँ पर नहीं है। वो हमने हाइड्राजोन याद है वो किया था, तो इसमें आप पहले हाइड्राजोन डेरिवेटिव बनाओगे, फिर उसका साइन, छोड़ दो, फालतू, आपके लेवल के लिए नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। 54 हीमोग्लोबिन क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन, नाम से अभी ये नहीं पता चल रहा तो फिर तो सेम 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 है ना, ये तो पता ही होगा ऑफ कोर्स। हीमोग्लोबिन क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है एक टाइप का, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में काम आता है ना, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। नेक्स्ट क्या है? enzymes, the function of enzymes in the living system is to what are enzymes? पूरे साइंस में 3 सबसे सिंपल डेफिनेशंस। सेल का डेफिनेशन स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एंजाइम का डेफिनेशन बायोकेमिकल कैटलिस्ट, जीन का डेफिनेशन सेगमेंट ऑफ DNA। 2-2 3-3 शब्द के डेफिनेशन पूरी साइंस में सबसे आसान डेफिनेशन है। एंजाइम का डेफिनेशन क्या है? 1-2 वर्ड है एक्चुअली। एंजाइम इज बायोकेमिकल कैटलिस्ट। ये तो मतलब स्कूल लेवल का क्वेश्चन हो गया ना। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि कैटलाइजिंग ऑफ। ये तो डेफिनेशन है। एंजाइम क्या है? एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन को तेजी से करने के लिए आपका कैटलिस्ट का काम करता है, तो इसलिए ऑप्शन सी। बाकी सब बकवास है यार। ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन, प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, IgGs है ना। IgG क्या क्या होते हैं? गामड़े, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, ये बायोलॉजी में पढ़ते हो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। प्रोवाइड एनर्जी, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आंसर क्या है? सी, ठीक है। अगेन दिस इज नॉट देयर इन योर, नॉट फॉर नीट। ये सारे लिवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, चलो ठीक है, ये वाला कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला आपका इन्वर्ट शुगर का क्वेश्चन है, ठीक है। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके ओल्ड सिलेबस थे, तो मैंने हटा दिए, ठीक है। सुक्रोज इन वाटर इज डेक्स्ट्रो रोटर। ओरिजिनली सुक्रोज जो है वो कैसा होता है? जब सुक्रोज को आप पानी में डालो, नॉर्मल शक्कर जो आप घर पे खाते हो उसको लेके पानी में डालोगे और उसका सॉल्यूशन पोलारीमीटर में डालोगे तो कैसा निकलेगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी निकलेगा। मतलब कैसा रोटेशन होगा? पॉजिटिव रोटेशन। लेकिन जब उसको आप डाइल्यूट HCl के साथ में बॉईल कर देंगे तो वो लीवो रोटेटरी हो जाता है। इन दिस प्रोसेस सुक्रोज ब्रेक्स डाउन इनटू, अरे ये तो बहुत इजी है यार, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज। वो दोनों डी फॉर्म ऑफ शुगर, डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज में ब्रेक डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको एसिड के साथ में बॉईल कर दिया बॉस। क्या किया आपने? उसको एसिड के साथ में बॉईल कर दिया। C12H22O11 प्लस
डाइल्यूट HCl मतलब पानी के साथ में आपने बॉईल किया तो क्या बना, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये क्या था आपका, डी ग्लूकोज और ये क्या था, डी फ्रुक्टोज। अच्छा ये क्या था, वैसे अगर हम लोग साइक्लिक फॉर्म में देखते ये अल्फा डी ग्लूकोज था या बीटा डी फ्रुक्टोज था, बट उन्होंने क्वेश्चन में अल्फा बीटा पूछा ही नहीं है, सिर्फ डी फॉर्म पूछा। तो भाई ऑल नेचुरल शुगर्स आर डी, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है ना जिसमें दोनों डी दिए हुए हैं, खत्म हो गई बात। समझे कि नहीं समझे? ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें दोनों डी हुए, इसमें मतलब कंफ्यूजन का या गलत जाने का कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा है बॉस। समझ गया ना? आंसर क्या है, ऑप्शन सी। अगला देखें, इन रेफरेंस टू बायोलॉजिकल रोल कैल्शियम आयंस आर इंपॉर्टेंट, वाई? ये भी अगेन बायोलॉजी का क्वेश्चन है सीधा सीधा। कैल्शियम आयंस आपके मसल एक्शन में, अगर आप देखो आपके 11th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर है ह्यूमन स्केलेटन, है ना, स्केलेटन एंड लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन का चैप्टर है ना, राइट? उसमें क्या होता है, जब आपकी न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन से आपका इम्पल्स आता है, सीधा कहाँ जाता है, मसल मेम्ब्रेन में आता है, फिर मसल मेम्ब्रेन की पोलैरिटी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल में चेंज होती है, तो क्या होता है, फिर कैल्शियम चैनल्स खुलते हैं, टी ट्यूब्यूल्स, एल ट्यूब्यूल्स, कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं। कैल्शियम क्या करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन जनरेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और मूवमेंट ऑफ मसल होने लगता है। तो कैल्शियम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, जनरेटिंग राइट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। कुछ आपको ये भी हो सकता है कि ए लगे, ए गलत नहीं है, ट्रिगर्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, यस, बट मोर करेक्ट इज बी। हाउ डज इट ट्रिगर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल? फर्स्ट इट बिल्ड्स द पोटेंशियल, देन कॉन्ट्रैक्शन अकर्स। समझा? आंसर इज बी, बॉम्बे। नेक्स्ट वन अगेन बहुत ही काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन। आई थिंक लास्ट के कुछ 5-6 क्वेश्चन बचे, 5 मिनट फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स विल डिस्ट्रॉय द एंटीजन? क्या है, एंटीजन को कौन मारेगा? एंटीजन को कौन मारेगा? एंटीबॉडी। सीधी बात है बॉस, एंटीजन को कौन मारेगा? एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी इज अ प्रोटीन, है ना, ये तो ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया। एंटीजन को मारने वाला एंटीबॉडी। इंसुलिन क्या हार्मोन है? क्रोमोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन। क्रोमो इज कलर्ड प्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन इज एनर्जी डेरिवेटिव। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज डिफर फ्रॉम, हाँ ये अच्छा सवाल है। 60 स्टार मार्क, अच्छा क्वेश्चन। स्ट्रक्चर का अच्छा नॉलेज इसमें चाहिए। क्या है देखो, अल्फा डी बीटा डी, अल्फा और बीटा क्या है, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक, किस में एग्जिस्ट करते हैं? ओपन चेन में तो आपके डी और एल फॉर्म्स एग्जिस्ट करते थे, क्लोज फॉर्म यानी हैवर्थ में, साइक्लिक वाले में अल्फा बीटा एग्जिस्ट करते हैं, बरोबर? जिसको हमने एक और क्वेश्चन में देखा, उसको हमने एनोमर्स भी कहा। क्या कहा? एनोमर्स। तो इनका क्या डिफरेंट है, कॉन्फॉर्मेशन अलग है कि कॉन्फिगरेशन अलग है? तो इनका क्या अलग है बॉस? इनका कॉन्फिगरेशन अलग है। क्या अलग है? कॉन्फिगरेशन। कॉन्फॉर्मेशन क्या था, याद है? न्यूमैन सॉहर्स हमने एल्केन्स में किया है, याद होगा? याद नहीं है तो चेक करना, मैंने ऐसे कहा था, एच और वो ऐसे रोटेट करते अपन मॉलिक्यूल को, स्क्यू, गॉश, एंटी, स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड, वो वेराइटीज एल्केन्स में पढ़ाई थी, वो कॉन्फॉर्मर्स थे, रोटाबर्स। यहाँ पे क्या बोला है? कॉन्फिगरेशन। अगर ये वर्ड नहीं समझता तो मैं एकदम डिटेल में स्ट्रक्चर बना के समझाता हूँ। कार्बन 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 कार्बन, ये आपका हैवर्थ सिस्टम में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखना जरा, 6 मेंबर की रिंग दिख रही है ना, 6 मेंबर की आपकी रिंग है। मैं अलग से आपके लिए ऐसे लाइंस बना देता हूं इस तरह से, मतलब हर कार्बन पे मैं 2 बॉन्ड्स बना के दिखा रहा हूं, ठीक है, इस तरह से। ओके, अब इसको आप मान लो सेम टू सेम आपके पास 2 हैं, ऐसे सेम टू सेम आपके पास 2 हैं, ठीक है। और जो पहला कार्बन है ना, पहला वाला कार्बन, उसके ऊपर अगर OH यहाँ पर होता और H यहाँ होता, या OH ऐसे होता और ये H होता, तो ध्यान से देखना ज़रा, यहाँ पर फंडा आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पर ये लास्ट वाला कार्बन जो है ना, नंबर
1 2 3 4 5 और ये वाला कैसा है, ये सिक्स्थ वाला है, कैसा है, सिक्स्थ। तो फर्स्ट का OH और लास्ट वाला कार्बन ये सेम प्लेन में कि ऑपोजिट प्लेन में, ये ऊपर है ये नीचे है, दिख रहा है ये ऊपर है ये नीचे है, और यहाँ पर क्या है, ये सेम प्लेन में, समझा, समझ में आया? फिर से देखो, ये दोनों कैसे हैं, सेम प्लेन में, फर्स्ट वाले का OH और सिक्स्थ कार्बन, और यहाँ पर फर्स्ट वाले का OH और सिक्स्थ कार्बन ऑपोजिट प्लेन में, सेम प्लेन ऑपोजिट प्लेन, समझ में आया? यस। अगर ऑपोजिट प्लेन में है ना तो उसको बोलते हैं अल्फा फॉर्म, क्या बोलते हैं इनको, अल्फा फॉर्म, और सेम प्लेन में उसको क्या बोलते हैं, बीटा फॉर्म। हाउ टू रिमेंबर, अगर कंफ्यूजन है हाउ टू रिमेंबर, इजी ट्रिक बताता हूँ, ऐसी ट्रिक कोई नहीं बताया, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, बहुत सिंपल ट्रिक। अल्फा मीन्स आमने सामने, ऐसा याद रखना, आमने सामने, अक्रॉस, है ना। अगर CH2OH ऊपर है तो ये वाला OH नीचे है, आमने सामने अल्फा, और बाजू बाजू में देखो, बाजू बाजू में ना, बाजू बाजू में बीटा, इजी टू रिमेंबर, याद रहेगा। तो ये क्या है, OH अलग अलग जगह लगा है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन में फ़र्क है, अल्फा और बीटा में कॉन्फ़िगरेशन में फ़र्क है, काफ़ी क्लियर, समझ में आया? ठीक है। केमिकली का ये क्या है, ये डाइजेशन में क्या हो रहा है, डाइजेशन में खाना सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा रहा है या कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, डाइजेशन हो रहा है फूड का, तो खाना कैसा हो रहा है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो एनाबॉलिज्म तो नहीं है, हाइड्रोलिसिस, चीज़ें ब्रेक डाउन हो रही है। अगर कैटाबॉलिज्म होता तो मैं और अच्छा सा उसको डिस्क्राइब करता, बट यहाँ पर सब में से सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, हाइड्रोलिसिस। सिर्फ चीज़ें क्या हो रही है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल धीरे धीरे ब्रेक डाउन होती जा रही है, पॉलीमर्स आर बिकमिंग मोनोमर्स, यस, काफ़ी सिंपल। एग्जाम्पल ऑफ बायोपॉलीमर, ये तो डायरेक्ट है यार, विच इज़ अ बायोपॉलीमर, DNA, DNA इज बायोपॉलीमर। इसमें क्या मतलब, रॉकेट साइंस पूछ लिया, कौन सा इसमें से बायोपॉलीमर है, बायोलॉजी में आपके शरीर में कौन सा पॉलीमर कंपाउंड है, इसमें बायोपॉलीमर। अच्छा, ये सारा हमने पॉलीमर्स में देखा हुआ है, टेफ्लॉन है ना, दिस इज PTFE, पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन, नायलॉन 6 तो पता ही है एडिपिक एसिड से बनता है, नियोप्रीन ये क्लोरोप्रीन से बनता है ना। DNA इज नेचुरल बायोपॉलीमर। डाईअज़ो कपलिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन, डाईअज़ो कपलिंग अमाइंस में वैसे अभी कराऊंगा, वापस रिवाइज करा दूंगा, बट ये डायरेक्ट याद कर लेना, सीधा फैक्चुअल है, आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज डाई, येलो डाई, दो टाइप के मेजर डाई हैं, कौन से, ऑरेंज डाई और येलो डाई। डाईअज़ो कपलिंग से, नाम से ही याद रख लेना, डाईअज़ो, क्या नाम है, डाईअज़ो से क्या याद रख लेना, डाई बनता है। डाई मतलब समझते हो ना, डाई का मतलब पिगमेंट यानी कि कलर्ड सब्सटेंस, डाई का मतलब हेयर डाई है ना, गोदरेज हेयर डाई, काटो खोलो घोलो लगा लो, इतना इजी है ना, वैसा बेसिकली वैसा, डाई यानी कि कलर्स, पिगमेंट्स, ओके। DNA कपलिंग बिटवीन बेस यूनिट्स ऑफ DNA इज ड्यू टू विच टाइप ऑफ बॉन्ड, ये मैंने थोड़ी देर पहले अभी बोला था, A और T और C और G के बीच में ये जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, ये कैसे बॉन्ड्स हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। बिटवीन बेस पेयर्स क्या होते हैं, ये वाले, ये जो बॉन्ड्स है ये क्या हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ठीक है। ये DNA मॉलिक्यूल को आपके स्टेबलाइज करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। NCERT में अगर आप बायोलॉजी की बुक उठा के देखोगे तो उसमें ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जो शुगर एंड फॉस्फेट है ना, वो आपके DNA मॉलिक्यूल के बैकबोन होते हैं, ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, ये लैडर के रंग्स बनाते हैं, रंग्स मतलब वो जो सीढ़ी के ऐसे जिस पे पैर रख के चढ़ते हो ना, ऐसा लिखा हुआ है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ये आपके DNA के मॉलिक्यूल को, ठीक है। आखिरी सवाल है आई थिंक, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, स्टार्च को हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, स्टार्च किससे बना है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज दोनों से या सिर्फ ग्लूकोज से, ओनली ग्लूकोज, तो क्या मिलेगा, ऑफकोर्स स्टार्च को हाइड्रोलाइज करोगे तो क्या बनेगा, ओनली एंड ओनली ग्लूकोज। कैसे पता, स्ट्रक्चर समझो, स्टार्च बना है C6H10O5 N टाइम्स, ये स्टार्च है। तुम इसमें क्या डालोगे, तुम इसमें N-1 मोल्स ऑफ पानी डाल दोगे, कितना डाल दोगे, N-1 मोल्स ऑफ पानी, तो क्या बन जाएगा, N मोल्स ऑफ ग्लूकोज। सिंपल, तुमने स्टार्च में पानी डाल दिया, तुम स्टार्च खाते हो ना, गेहूँ चावल, जो कार्बोहाइड्रेट्स हम रोज़ खाते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हम जो कंज्यूम करते हैं, रोटी खाते हैं, उसके अंदर क्या होता है, स्टार्च है, या राइस, उसके अंदर भी क्या है, स्टार्च है कि नहीं।
वो हम खा रहे हैं, तो हमारे मुंह में जब जा रहा है तो वो मॉइस्चर मतलब पानी से मिक्स हो रहा है, सलाइवरी अमाइलेज के साथ मिक्स हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू ग्लूकोज. यस, इज दैट क्लियर? So that finishes off biomolecules. Biomolecules, please revise from biology NCERT class 11 also, please. Okay. Tomorrow we'll finish off. I think some part of amines is remaining. We'll finish that off. So that completes your organic ka part, at least all your alcohol, phenol, HDA. Nee, HDA I think HDA. HDA also is there. It's done. But ठीक है, if you want, I'll do HDA again. ठीक है. Aldehydes, ketones we've done, and now this biomolecules and amines. Okay, cool. And then we'll go to those little chintu topics. We'll finish in one. Try and finish in a single day. Chemistry in everyday life, and what do you say? Your environmental chemistry and all those. ठीक है? So तब तक के लिए पढ़ो, मज़े करो, स्ट्रेस मत लो, पढ़ाई पे फोकस करो.